नमस्कार। शब्द शब्द दर्पण साहित्यिक मंच और ई पत्रिका से मैं प्रबल प्रताप सिंह राणा प्रबल आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ अपना साप्ताहिक कार्यक्रम शब्दों के अनूठे व्यक्तित्व लेकर। आज के इस हमारे कार्यक्रम में हमारे अतिथि हैं हिंदी भाषा के एक अच्छे साहित्यकार और साहित्यकार से भी अच्छे हिंदी भाषा के लिए आंदोलनरत एक ऐसी विभूति जो कि अपना सेवानिवृत्ति के बाद का अधिकांश समय उन्होंने हिंदी भाषा के लिए दे दिया। यद्यपि इसके अलावा और भी सामाजिक कार्य करते हैं, वो हम सब जानेंगे। हिंदी भाषा के अलावा वो सब भी जानेंगे। और ऐसे हमारी विभूति हैं श्री प्रदीप मिश्र अजनबी जी। तो बस मिलवाता हूं आपसे प्रदीप मिश्र अजनबी जी से। नमस्कार आदरणीय। प्रणाम सभी को, सादर अभिवादन। पटल के उस पार भी अभिवादन स्वीकार हो। जय मां शारदे, जय हिंदी। जय हिंदी के उद्घोष के साथ जिस व्यक्ति का कार्यक्रम प्रारंभ होता हो, परिचय प्रारंभ होता हो, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति हमारे लिए प्रणम्य हो जाते हैं, क्योंकि हम सभी हिंदी से जुड़े हैं और हिंदी ही हमारे संपर्क की भाषा है। हिंदी से ही हम संप्रेषण करते हैं और कम से कम हम जैसे कवि और साहित्यकारों का तो जीवन ही हिंदी है। हिंदी के बिना जीवन निसार है। तो ऐसे प्रणेता को हम नमन करते हैं आदरणीय। और हम चाहेंगे कि आप आज कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें, जिससे कि हम कवि हैं, कवि होने का प्रमाण भी होना चाहिए, क्योंकि जब मां सरस्वती की वंदना करते हैं तभी हमारी वाणी मुखर होती है और हिंदी और देवनागरी के लिए तभी हम लड़ सकते हैं। तो स्वागत है आदरणीय, आप आए और आपकी पुनः पुनः पटल को प्रणाम। आप सभी उपस्थित और समक्ष प्रबुद्ध व्यक्तित्वों को अभिवादन। और आपकी अनुमति से एक छोटा सा परिवर्तन करना चाहूंगा। मां शारदे की वंदना, हालांकि वंदना भी है, लेकिन मैं जरा सी एक बात कह के अपनी वंदना प्रारंभ करूंगा। जितनी भी किताबें मेरी तैयार हो रही हैं छपने के लिए, तो हिंदी की जितनी रचनाएं थी उनमें मां शारदे का गुणगान था। पहली रचना जो मैं गजलों की किताबें लिख रहा था, उसमें 3 किताबें हैं, उसमें मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं शुरू कहां से करूं, मां शारदे को अर्पण करूं। तो मैंने बड़े प्रयास से, बड़ी कोशिश करके मां शारदे की वंदना में गजल से अपनी शब्दों की शुरुआत किया। आज आपकी अनुमति से मैं शारदा वंदना वही वाली रखना चाह रहा हूं, अगर अनुमति है। स्वागत आदरणीय। तो लीजिए, मां शारदे की को नमन करते हुए, अर्ज है आदाब देवी शारदे दरबार में। अर्ज है आदाब देवी शारदे दरबार में। हो करम तो खास हो पूछ मेरे किरदार में। हो करम तो खास हो कुछ फिर मेरे किरदार में। अर्ज है मां शारदे। और ढालते रहते हैं हम अल्फाज में जज्बात को। उनको सुर देना है देवी आपके अधिकार में। उनको सुर देना है देवी आपके अधिकार। और वीणा पानी आपकी मौजूदगी तस्कीन है। वीणा पानी आपकी मौजूदगी तस्कीन है। हर सुखनवर के लिए, हर बज़्म फनकार में। और हम सुखन तस्बीह के, तस्बीह माने माला, हम सुखन तस्बीह के दाने पिरोते रोज नौ। हम रोज नई नई बातें लिखते हैं। हम सुखन तस्बीह के दाने पिरोते रोज नौ। आपका ही आसरा है हुनर की बढ़वार में। और आप हो मलिका खिरद की, बुद्धि की देवी है मां शारदे। आप हो मलिका खिरद की मौसिकी का नूर हो। आपकी है मेहरबानी रस की हर बौछार में।
और है करम सब आपका, है कौन छोटा या बड़ा, है करम सब आपका, है कौन छोटा या बड़ा, क्यों रहे हम मुब्तला बेकार की तकरार में। और अंतिम बंद देखें मक्ता के बंदगी करते रहे हम अजनबी ताउम्र, बस मां शारदे की ही आराधना करते रहे, बंदगी करते रहे हम अजनबी ताउम्र, बस माहे बासंती में हर दिन और हर इतवार में। हमारे यहाँ इतवार को माँ शारदे की पूजन का दिन माना जाता है, और बसंत का माह तो है ही। माह बासंती में और हर एक ही इतवार में, अर्ज है आदाब देवी आपके दरबार में, हो करम कुछ खास हो फिर मेरे भी किरदार में। जय माँ शारदे। जय मां शारदे, जय मां शारदे। और मां सरस्वती निश्चित रूप से पटल पर विराजमान हैं, और मां के विराजमान ये होने प्रबल का जी मैंने प्रयोग किया था कि गजलों की जी किताब में पहला पेज किसे दूं, और मैं जी माँ जी शारदे को ही दूं और किसी को नहीं लाऊं। तो मैंने माँ शारदे जी की जी पूजा में भी गजलें लिखी हैं 4-5। जी जी बहुत अच्छा आदरणीय, बहुत अच्छा रहा। निश्चित रूप से आपने मां शारदे को, क्योंकि हो जाता है कि हम जब जहां गजल के कार्यक्रम में जाते हैं तो वहां मां शारदे की वंदना तो हमारे आग्रह पे हो जाती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि मां शारदे की वंदना कई बार पहले के बजाय दूसरे नंबर पे आती है, नात पहले आ हाँ, जाती आगे है। बढ़ा। तो कम से कम आपकी पुस्तक में तो पहले पहले आए। और चूंकि गजल किसी भी विधा पर किसी का अधिकार शायद नहीं है, क्यों विधाएं बनती इसीलिए हैं कि जो चाहें कि सब लोग लिखें। जैसे सब लोगों को पता है शायद कि नाम भले किसी का हो, सोशल मीडिया पे भले कोई कितना हो, लेकिन गजलों के जहां तक मैं समझता हूं अभी इस पूरी शताब्दी के सबसे बड़े गजलकार फिराक गोरखपुरी साहब थे। और हम इसीलिए न तो किसी धर्म का अधिकार है किसी विधा पर, न किसी व्यक्ति का अधिकार है। जो अच्छा लिखेगा वो आगे जाएगा। बिल्कुल बहुत अच्छा जो किया। बिल्कुल और मां सही बात, शारदे की वंदना। बिल्कुल सही। तो आदरणीय आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं मानव सिंह राणा जी, जो कि हमारे संस्था के संस्थापक अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत आभार मानव स्वागत सिंह है। जी। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अलका गुप्ता जी, हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं नवनीत कुमार शर्मा जी। नवनीत कुमार शर्मा जी हमारे बहुत एक दशक से अधिक से हमारे सहयोगी, हमारे मित्र हैं, एक अच्छे इंजीनियर हैं और साहित्य बहुत प्रेमी भी शुक्रिया। हैं। हमारे हर कार्यक्रम में सभी हमारे को साथियों का अभिवादन। संवर्धन करते हैं। बहुत बहुत आभार नवनीत जी। और आगे बढ़ते हैं आदरणीय। किसी भी साहित्यकार के आने के जी, बाद सबसे पहले प्रश्न यही आता है कि क्योंकि हम हैं, कैसे हैं कि हमारे माता पिता हैं तो हमें, वो हैं तो हम हैं, वो थे तो हम हैं, और उनका नाम हमारे नाम के साथ हमेशा रहेगा। तो आदरणीय आपका जन्म कहाँ हुआ था, और माताजी पिताजी के बारे में बताएं, जन्म स्थान के बारे में भी बताएं। प्रबल जी वस्तु स्थिति ये है कि हमारा जन्म हुआ था अलीगढ़ जिले की अतरौली तहसील में, अतरौली तहसील के प्रेमाइसिस में। हमारे बाबा जी तहसीलदार थे। तो पहले जी जमाने में तो यही होता था कि बच्चे होते थे तो बड़ों के पास हाँ पहुंच जाती थी महिलाएं, घरों में ही होता था। तो बाबा तहसीलदार थे, हम तहसील प्रेमाइसिस अतरौली की पैदाइश हैं। वाह और पिताजी हमारे मैथमेटिक्स के लेक्चरर थे मेरठ में। मदर हमारी प्रिंसिपल थी मेरठ में ही। तो बाकी लालन पालन कुछ महीने 1.5 महीने के बाद बाकी तो सब मेरठ में हुआ। मेरठ में रहने वाले, जी मेरठ में ही पले बड़े, बाकी ये माता पिता का परिचय है। और एक जी जी आगे भी आप प्रश्न पूछेंगे जवाब दूंगा, पर मेरा मन है मैं यहीं पे बताऊं। मेरे पिताजी उस जमाने के में एमएससी, बीएड वीएड नहीं होते थे, बीटी हुआ करते थे, एमएससी बीटी थे। और मेरी माताजी उस जमाने की सन 54 की अजमेर में, अजमेर से आगरा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी अजमेर तक। तो अजमेर में सावित्री कॉलेज से सन 54 की ग्रेजुएट थी, और अपने जमाने में अपने कॉलेज की वाह एनसीसी कैडेट थी जिसने वाइस प्रेसिडेंट को सैल्यूटेशन दिया था। कहते हैं उस वाह वाह जमाने में वाह लड़के इतना नहीं पढ़ते थे। मेरी मदर, उनका भाषा ज्ञान बहुत अच्छा था। जी तो जी शायद मैं
उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, हमारे पिताजी ने भी इंटरमीडिएट किया था। मेरे पिताजी ने सन 54 में, उसके बाद बीएससी करने वो आगरा गए थे, उसके बाद में फिर पुलिस ऑफिसर बने थे। तो उस जी समय था शिक्षा सुलभ थी, लेकिन इतनी सुलभ नहीं थी कि हर व्यक्ति करे। योग्य व्यक्ति हर होना, व्यक्ति, क्षमता होना, बहुत से चीज होते थे जो कि, और बिल्कुल लड़कियों को, बालिकाओं को आगे बढ़ाने का मादा हर एक व्यक्ति में नहीं होता था। कहीं नहीं न होता। कहीं जो कि सामाजिक रूप से सक्षम हो, बच्चों पे बहुत बड़ा विश्वास हो, और उसका क्षेत्र में उसकी कोई न कोई पहुँच हो, यानी कि उसका एक मौजूद आदमी की जो शब्द कहते थे, प्रतिष्ठित व्यक्ति, वही बच्चों को पढ़ा पाते थे। क्योंकि वो जो ही आज जो पढ़ा पाते, परिस्थितियाँ हैं बालिकाओं की, उनसे उस समय परिस्थिति और ज़्यादा खराब थी और अच्छी परिस्थितियाँ नहीं बहुत थी उस ज्यादा समय। खराब। तो जी, तो बहुत अच्छी बात ये बताई आपने, और इस बात का परिवार का बिल्कुल। ये परिवार की पृष्ठभूमि है। संक्षेप में जी, हम लोग 4 भाई-बहन हैं, 2 भाई हैं, 2 बहन हैं। मेरा भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर है, उसकी वाइफ़ दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल है। मेरे मेर मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे से छोटी बहन गाज़ियाबाद में है, टेक्सटाइल इंजीनियर थे बहनोई, वो रिटायर हो गए हैं, और छोटी बहन दिल्ली में ही है। वो जी, जी, साइकोलॉजिस्ट है, अपने टाइम की गोल्ड मेडलिस्ट एमफिल की और पीएचडी जी। साइकोलॉजिस्ट है। और ब्रदर इन लॉ बहनोई हमारे, वो भी एमबीए हैं और एलएलएम हैं, तो वो वाह! इंश्योरेंस कंपनी के लीगल एडवाइज़र हैं। हाँ, हाँ। सब अपने यहाँ जी, जी। स्थापित हैं, बस मैं ही सबसे कम पढ़ा जी, लिखा जी। हूँ। जी, वो तो मेरठ में लीगल एडवाइज़र हैं क्या? ये दिल्ली में है वो, नहीं, बहनोई साहब नहीं, अपने? यहाँ दिल्ली में ही है। जी, जी, रिलायंस हाँ। रिलायंस की फर्म के जी, जी। लीगल एडवाइज़र हैं जी, जी। इंश्योरेंस के। जी, जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये आदरणीय परिवार है जानकारी मिल छोटा रही सा। है। एक बच्चे सबसे अच्छी दोनों बात क्या है जो बच्चे 2 हैं मेरे जी, पास। बच्चे मेरे 2 हैं, 1 बेटा, 1 बेटी। जी, दोनों ही जी, जी। डेंटिस्ट हैं, बहू भी डेंटिस्ट वाह! है। हालाँकि जी, कोरोना जी, के बहुत बाद बढ़िया। उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दी और हेल्थ की आईटी कंपनीज़ जॉइन कर ली हैं। अपने-अपने में अच्छा, सब अच्छा, अच्छा, मस्त हैं। हाँ। हाँ, बस सब अपने सब। सब तो मस्त हैं, निश्चित बस रूप मैं से व्यर्थ हूँ। नहीं, देखिए व्यर्थ नहीं है, आपने तो क्या है कि जीवन को एक इस तरह से कर्मयोगी की तरह जिया है आपने। बात करेंगे, पता चलेगा, जैसे मैं परिचित हूँ आपसे। लेकिन फिर भी आपसे जितना परिचित हूँ, उससे ज़्यादा आज जानने को मुझे मिलेगा, बाकी सब साथियों के क्या बात साथ-साथ। तो आदरणीय, जैसे बताया आपने, परिवार के बारे में बताया, उसमें भी समय आएगा दोबारा फिर चर्चा करेंगे। परिवार आपका जी, सुखी रहे, समृद्ध थे, समृद्ध हैं, और सबसे बड़ी बात है पूरा परिवार, आपकी जो चौथी पीढ़ी है, हाँ, आपने पिता बाबा जी तक वो बताया, वो तहसीलदार थे वो। उसके पश्चात पिताजी लेक्चरर थे पिताजी, उसके बाद आप बैंक अधिकारी बने। उसके पश्चात आपकी जो अगली संतति है वो भी एक प्रोफेशनल है, वो भी मेडिकल प्रोफेशनल प्रोफेशनल्स है, हैं। ये और अच्छी बात है। और बाकी सभी रिश्तेदार हैं, प्रतिष्ठा में भी हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि शिक्षित होने के साथ-साथ आप संस्कृति पर ध्यान दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है है, कि वो ध्यान ये देना तो बहुत है। मुश्किल हर व्यक्ति के साथ नहीं होता है। समृद्ध लोग होता क्या है, समृद्ध लोगों में से अधिकांश समृद्ध लोग, या अधिकांश लोग, समृद्ध नहीं, हर वर्ग के अधिकांश लोग समृद्धि बढ़ाने के लिए, प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए ही जीते हैं। जीवन का मुख्य आ उद्देश्य शायद भूल जाते हैं। और तो आधुनिकता के नाम पे कहीं विभ्रमित हो जाते हैं, अधिकांशतः ऐसा होता जी, जी, जी। और अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे कई साथी जुड़ गए हैं। हमारे साथ वाराणसी से आदरणीय पूर्णिमा पांडेय जी जुड़ गई हैं, एक बड़ी साहित्यकार हैं। आप, है। जी, यानी जी। मैं कहूँगा कि प्रोफ़ेसर पूर्णिमा पांडेय, डॉक्टर पूर्णिमा पांडेय कह सकते हैं, विनीता लवानिया जी, और निश्चित रूप से बहुत स्नेह रखती हैं आपसे विनीता जी, और बहुत अच्छी कवियत्री भी हैं और अच्छी व्यवस्थापक भी हैं, अच्छी संचालिका भी लेखिका हैं। भी हैं, सुनीत व्यवस्थापिका भी हैं। जी, हाँ, हाँ, बहुत अच्छी। हिंदी, अंग्रेजी दोनों में समान अधिकार से लिखती हैं, ये सबसे हिंदी। बड़ी बात है विनीता जी के लिए। सुनीता श्रीवास्तव जी आपके साथ हैं, बिल्कुल उत्साहवर्धन कर रही हैं, एक अच्छी कवियत्री के साथ-साथ अपना पटल चलाती हैं, पटल के साथ-साथ बहुत लोकप्रिय कवियत्री हैं। रमा त्यागी जी हैं, जी। और निश्चित रूप से वो भी उत्साहवर्धन कर रही हैं। तो इसी रमा उत्साहवर्धन के त्यागी बीच में जी हम तो आगे बढ़ते हैं। रमा त्यागी जी तो आज दिन में हमारे साथ हिंदी भवन के कार्यक्रम में भी थीं। जी, जी, बिल्कुल, 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 बहुत अच्छी बात है। रमा त्यागी जी को प्रणाम। बहुत अच्छी कवियत्री हैं, स्नेह है, और स्नेह से होकर ही हम किसी कार्यक्रम में जाते हैं, अपने कीमती समय से समय निकालते हैं और संवर्धन करते हैं। जी। इसके लिए सभी का आभार, और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपने बताया, आपका जन्म अलीगढ़ की अतरौली तहसील में हुआ। अतरौली तहसील यद्यपि हर जगह इतिहास के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन अतरौली तो इसलिए प्रसिद्ध है कि हमारे अ, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान के राज्यपाल बाबूजी कल्याण कल्याण सिंह सिंह जी जी वहीं से थे। रतौली से थे, और मैं तो कहूँगा कि हिंदू हृदय सम्राट थे।
आज अगर हम इस बच्चे वर्ष 2024 में राम मंदिर देख पा रहे हैं तो शायद उन्हीं के पुण्य कर्मों जो का फल था कि आज हम देख जो पा रहे हैं। जो निश्चित जो रूप से। मूल कार्य है वो उन्हीं का किया हुआ है। हाँ, तो उस धरती को प्रणाम, आपके साथ हुआ, एक बार प्रणाम करने का फिर अवसर मिला उस धरती को। आगे बढ़ते हैं आदरणीय कि जी, उसके पश्चात जैसा अब मेरठ है, तो स्वागत। मेरठ में प्रारंभिक शिक्षा आपकी कैसे-कैसे, जो कि प्रारंभिक और जूनियर शिक्षा के बारे में बात करेंगे, कक्षा 5 तक, कक्षा 8 तक कैसे-कैसे पढ़े और वहाँ की उस समय की कुछ स्मृतियाँ, कुछ संस्मरण बताएँगे अवश्य। प्रारंभिक प्रारंभिक शिक्षा का कुछ हिस्सा जयपुर में नाना जी के पास हुआ था। जी, मेरे नाना जी रेलवे में अकाउंट्स ऑफिसर थे, वहीं जी, अजमेर जी, जयपुर में थे, तो जी, वहाँ पे हुआ था, लेकिन वो दूसरी तीसरी क्लास तक। जब मेरठ आए जी, हम जी, पूरी तरह से, उस जी, समय इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती थी छठी क्लास तक। जी। हाँ, 6वीं में तो इंग्लिश आती थी, 6वीं ये में। जी, साधारण पढ़ते थे। हमें 5वीं क्लास में पिताजी ने, उनके जानकारी अच्छी थी, लोग जानते थे, तो उनके साथ के कुछ लोग थे, उन्होंने कहा एकेडमी शुरू हुई थी, तो एकेडमी में एडमिशन करा दिया। वहाँ प्रारंभ से इंग्लिश होती थी। तो 5वीं क्लास में जब हमारा एडमिशन हुआ था, तो हमें इंग्लिश नहीं आती थी। मैं जी, ज़रा-सी आपके अनुमति से अपनी तारीफ़ करने का प्रयास कर रहा हूँ। जी, जी, तारीफ़ नहीं, सत्य है, वास्तविकता है। हवाई नहीं देखिए कर रहा। बस हाँ, सत्य हाँ, जी, जी। तो 5वीं क्लास में हमने हिंदी शुरू की, एबीसीडी, और जी, उन दिनों 5वीं क्लास के भी बोर्ड टाइप एग्ज़ाम हुआ करते थे। जिला पंचायत के 5वीं और 8वीं के एग्ज़ाम हुआ करते थे। 5वीं और जी, 8वीं क्लास स्कूलों पे निर्भर नहीं थी। तो जी, जी, मेरठ की जो परिषद थी, जिसका स्कूल सदस्य था, 5वीं में हुँ, हमने हुँ, इंग्लिश पढ़नी शुरू करी थी और 5वीं का एग्ज़ाम दिया था। तो हम पूरी जी, परिषद में प्रथम थे। ये हमारी जी। हम अपनी तारीफ़ कर रहे हैं थोड़ी-सी। 1 देखिए साल में जी, कवर अप किया था। अ, हाँ, और बिल्कुल, बिल्कुल, क्या होता है बहुत उसके अच्छा। बाद फिर जो जूनियर वाली आई, वो मेरठ जी, में बीएवी इंटर कॉलेज है, वहाँ पढ़े। जी, जी, अध्यापकगण हाँ, हमें बहुत अच्छे मिले थे। अच्छा, हम कभी जी, पिताजी के जानकारों के विद्यालयों में प्राइमरी को छोड़ के नहीं पढ़े, जी, जी। और उसका खामियाजा ये हुआ कि हमारी पिटाई ज़्यादा होती थी, पढ़ने के बाद भी। कोई भी गलती जी, हो जी, जाए जी, तो ये जी। धमकी मिला करती थी, अच्छा दिमाग खराब हो रहा होगा, ये सोचता होगा उसका बेटा है, तो 2 थप्पड़ ज़्यादा पड़ जाते थे। और बीएवी चलिए, इंटर चलिए कॉलेज वो है तो मेरठ में, बीएवी से ही हम जी, जी, पढ़े, बीएवी से ही इंटर जी, तक पूरा करा। जी, ये माध्यमिक शिक्षा है, बायोलॉजी के स्टूडेंट थे, विज्ञान के विद्यार्थी थे हम, फिजिक्स, जी, जी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के स्टूडेंट थे, बीएससी जी, पार्ट 1 तक। जी। ये हमारी पढ़ाई की है तो संक्षेप, और कुछ प्रश्न हो आप तो पूछेंगे? जी, और आदरणीय जैसे कि अभी जब प्राइमरी एजुकेशन में और आपका जो मिडिल एजुकेशन होती है, हालाँकि इंटर कॉलेज में हुई थी, मेरी तो एजुकेशन हुई जूनियर हाई स्कूल अलग था सरकारी, उसमें हुई थी। वो दोनों सी उसमें जी, उसमें 8th का बोर्ड होता था, उस समय 5वीं का बोर्ड, फिर 8वीं हाँ, का बोर्ड, पक्की बात, क्योंकि वो विद्यालय बिल्कुल, स्वतंत्र होते थे, बेसिक शिक्षा परिषद ही उसका एग्ज़ाम लेती थी। तो लेती थी। फिर भी क्या होता है कि ये मैं जानना चाहता हूँ कि जब वो आपका अवसर था, एक प्रारंभिक शिक्षा का या मिडिल शिक्षा का, तो उस समय कैसी-कैसी आप शिक्षणेत्तर गतिविधियों में किस-किस में भाग लेते थे? प्राइमरी से ही 5वीं क्लास जी, में से ही जो स्कूल के अतिरिक्त गतिविधियाँ थी, उसमें भाग लेना शुरू हो गया था। 2 विशेष धीरे-धीरे कार्य हुए थे, जिनमें हम 6 महीने में हमारा चुनाव होने लगा था। हम पारंगत हुए थे, तो जी, शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन हमारा चुनाव हाँ, होने लगा था। एक तो हमें कबड्डी जी। में बुला लिया जाता था, और एक हमें लंगड़ी दौड़ हुआ करती थी, उसमें बुलाया जाता था। अरे वाह! और लंगड़ी दौड़ के हम 5वीं क्लास से 8वीं क्लास तक लगातार चैंपियन रहे थे मेरठ के विद्यालयों में। लंगड़ी दौड़ क्या वाह! होती थी, 2 बच्चों के एक पैर बाँध दिया जाता था, हमारा दायाँ और दूसरे का बायाँ, वो बाँध दिया जी, जाता था, और फिर हमें दौड़ लगानी पड़ती थी ग्राउंड में, जिसमें प्रथम आना होता था। जी, जी। और हमारा जो पार्टनर था, वो हमारी ही बुआ का, छोटी बुआ का लड़का था। वो अभी अच्छा, हमारे अच्छा। साथ-साथ ही यूपी से एसडीआईजी रिटायर हुआ है, अरे वाह! अजय मोहन शर्मा।
वो डीआईजी जी, जी, रिटायर हुआ है अच्छा, अभी, अच्छा। वो पीपीएस सेलेक्टेड था, आईपीएस ऑफिसर है। तो जी, जी, हम बहुत दोनों अच्छा। की जोड़ी लंगड़ी दौड़ में 3-4 साल हमने निरंतर वर्चस्व बना के रखा था। 8वीं के बाद हाँ, छूट हाँ। गया, फिर हुँ, जो हुँ, भी हुँ, जीता हुँ, हो। और इसके हुँ। अलावा एक कार्य और होता था, आपने जी। ऐसा चांस दे दिया है, अपने मुंह से बोलने में मजा आ रहा है, अपनी बड़ाई करने में। जी, 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 अपने आदरणीय। मुंह मियां मिट्ठू बनना। और एक काम और होता था जो हमें पता नहीं कैसे आदत पड़ी थी, हमें भी नहीं मालूम, कि जी, जो विद्यालय के मंचीय कार्यक्रम होते थे, जी, नाटक, ड्रामे के, उसमें धीरे-धीरे जी, हम आने लगे थे और भाव भंगिमाओं की वजह से हमें ज़्यादा लिया जाता था। जी। और जैसे जैसे हमें जो दूसरी बार, पहली बार तो ऐसे ही ले लिया था, जो दूसरी बार देखना लिया देख लो गया, तुम। तो सम्राट जी। अशोक का एक नाटक था। हमें पहले दिन जी। सम्राट अशोक बनाया गया। तो हुँ, हमें बताया गया कि नहीं, तुम सम्राट अशोक के लायक नहीं हो। सम्राट अशोक के चेहरे की भाव भंगिमाएँ जो हैं वो शांत हैं, तुम्हारी बदल हुँ, जाती हैं। तो हमें हुँ, हुँ। सीधे सम्राट अशोक से सम्राट अशोक का दरबान बना दिया गया। अब वो दरबान क्या करता था, वाह! भाला भाला लेके खड़ा था, सम्राट अशोक जी, से कोई कुछ कहता था और उसके चेहरे पे लकीरें खिंचती थी और सम्राट देखते थे कि ये पसंद नहीं कर रहा है या ये कुछ ऑब्जेक्शन, वो वाह! हमें करने को मिला करता था। वाह! और कव्वालियों के कार्यक्रम में हमें एक दायित्व मिलता था, हमसे कोई उस ज़माने में कव्वाली नहीं गवाता था। हमें कहा जाता था, हुँ, टीम के चौथे मेंबर हम होते थे, 5वें जी, मेंबर कव्वालियों के साथ, हाँ। और हमारा काम था वो बीच में करना। ये हमने 3 साल किया। जी, 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 हाँ, ये बहुत थी अच्छा ये एक्स्ट्रा तो करिकुलर जी, एक्टिविटीज़। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति सांस्कृतिक ये बहुत में बड़ी हाँ, बात है हाँ, जी हाँ। ये आपने उनमें जुड़े बताया कि रहते थे, आपको चलते थे। कव्वाली में आपको एक वो सहयोगी तान तान गायक की खींचने भूमिका की मिलती हमारी थी ड्यूटी हाँ, ज़्यादा थी, तान जी, जी, तान हाँ। खींचने की तो ये ड्यूटी। बहुत बड़ी बात है। ये गुण आपके बाद में काम आया होगा कि कोई जो व्यक्ति क्षमता रखते हुए भी और दूसरे का सहयोग करे, अपने नेतृत्व का सहयोग करे, ये बहुत बड़ी बात है, वहाँ से सीखने को मिलती है। जहाँ भी जुगलबंदी होती है, जहाँ भी संगीत के कार्यक्रम होते हैं, वहाँ पर शायद कवियों के साहित्य में शायद इतना ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन समाज के हर क्षेत्र में ज़रूरत नहीं पड़ती है कि पड़ती। आपका नेतृत्व कोई कर रहा हाँ, है, उसके साथ में आप कहीं न कहीं आप उसका साथ देंगे। और एक और विशेष चीज़ मैंने जो नोट की आपके उसमें कि आपने लंगड़ी दौड़ में आप प्रथम आते थे। लंगड़ी दौड़ देखिए कितना विचित्र खेल है। बाकी खेलों में हाँ, आपको अपनी लगभग पूरी क्षमता लगानी पड़ती है, पूरी क्षमता लगानी पड़ती है। आपका उस खेल में पूरी शक्ति लगानी पड़ती है, लेकिन आप देखिए लंगड़ी दौड़ में दूसरे के 2 साथ व्यक्ति सामंजस्य रखना दो दो पड़ता है। हाँ, 2 व्यक्ति अपने 4 पैरों में से 2 पैरों का उपयोग कर रहे हैं। बाकी उन दोनों पैरों का उपयोग आधा-आधा कर रहे हैं, यानी कुल मिला के 75% भी उपयोग कर रहे हैं। एक पैर का पूरा उपयोग कर रहे हैं, एक पैर का आधा पैर उपयोग कर रहे हैं, फिर भी तो उसको अपनी क्षमताओं को बचा के रखना, उनसे भी जीत जाना ही बहुत बड़ी बात है, निश्चित रूप से। तो एक वो हाँ, बस सामंजस्य की वो बात जो मैंने उसमें यही सामंजस्य नोट किया मैंने। बनाने का था, जो आपसी सामंजस्य था पैर उठाने हुँ, में, हुँ, रखने में, भागने में, वो बहुत अच्छा हुँ, था। और हुँ। इसका लाभ आज भी है कि मैं जिन संगठनों को मैं जिनके साथ चलता हूँ, तो जो मेरे साथ में लोग जुड़े होते हैं, मुझे मज़ा आता है अपने को कम आगे कर लेने में, उनके हिसाब से चलने में। हुँ, हुँ, हुँ। वो तो मैं बताऊँ आपको खुद अब लंगड़ी दौड़ की बात जब आ गई तो मैं जब कॉलेज के बाद में फिर जब नौकरी में गया तो वहाँ वार्षिकोत्सव होता था कंपनी का। तो पहले वार्षिकोत्सव जी, में खेल हो रहे थे। तो मेरा भी ऐसा ही था अपने सांस्कृतिक कार्यों में भाग लेना, खेलों में भाग लेना और हर तरह खेल में भाग लेते थे। तो वहाँ लंगड़ी दौड़ का भी आ गया। तो हुआ क्या अरे कि वाह! हम हाँ, सब तरह के खेल हो रहे थे तो एक नींबू वाला खेल होता था। तो ये कहते थे ये खेल तो लेडीज़ ही जीतेंगी। मैंने ऐसा कैसे हो सकता है? अब खेल में तो नींबू दौड़ जब जीत गए तो सबसे बाद में कोई काम नहीं चला। उन्होंने ऐसा करो लंगड़ी दौड़ रख दो। तो मेरे साथ में जो क्या साथी बात है! रखा ऐसा सब लोगों ने जो साथी रखे वो ऐसे रखे कि बिल्कुल एक से एक से। और मुझे साथी मेरे हाँ, सुपरवाइजर थे, तो वो सुपरवाइजर थे मेरे चौधरी साहब थे एक और वो उस वक़्त अच्छा, विदेश होके आए थे। तो वो लंबाई उनकी मुझसे 6 इंच ज़्यादा थी। मैं 5 फुट 9 इंच का था, वो 6 फुट 3 इंच के थे। और वज़न क्या उस समय बात है! मेरा 60-62 किलो 60 किलो वज़न होता था, उनका वज़न उस समय होता था 90 किलो। तो बोले कि ये जोड़ी आहा! तो हारेगी, हारेगी। लेकिन उतनी विपरीत परिस्थितियों में हम लोग जीत गए थे। तो मुझे पता है कि जीत उसमें गए, कितना अरे वाह सामंजस्य भैया! करना पड़ता है। हाँ, तो बिल्कुल सही वो बात, सामंजस्य की बात है। ये लंगड़ी दौड़ बड़े सामंजस्य की चीज़ है वो। तो सामंजस्य की मैंने चीज़ उससे है। एक ही बात कही थी उससे कि ब्रजराज सिंह नाम था, ब्रजराज
जितना मैं चलूं उतना ही चलाना, तुम ज्यादा प्रयास मत करना, तुम्हारी आधी क्षमता ही मेरे काम आ जाएगी बस केवल। और वही उसने किया और हम जीत गए। तो ये बहुत अच्छे खेल आपको मिला था उस समय, खेल जीवन को आगे बढ़ाने में था। और एक समय हो गया हमारा, करीब 20 मिनट, हम 25 मिनट निकल चुके हैं। हम चाहेंगे आपकी एक रचना सुनेंगे, एक गजल गीत जो भी आप कुछ समझे एक प्रस्तुत करें। हमारे साथी सब इंतजार कर रहे हैं। मैं नाम भी उपकार देता हूँ इतनी देर में। अष्टाना महेश प्रकाश जी आ गए हैं, विजय लक्ष्मी जी आई हुई हैं, रमा त्यागी जी पहले से थी, इसके अलावा भी आर्यन सिंह जी आ गए हैं, सबका स्वागत। सुनीता लवानिया जी हैं और पूर्णिमा पांडे जी, डॉक्टर पूर्णिमा पांडे लगातार जुड़ी हुई हैं, नवनीत शर्मा जी लगातार जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत बहुत आभार। और हम आज मिश्र जी की जीवन यात्रा के साथ साथ उनकी बहुत अच्छी गजल और गीत सुनेंगे। सभी लोग साथ में रहें और अच्छे अच्छे गीतों का आनंद उठाएं। गजल बहुत अच्छी सुनेंगे आप। मैं प्रथम आपको सुनाता हूं जरा सा चर्चा करके कि लिखने का जब भर के शुरुआत हुई सन 74 में, 76 से लगातार लिख रहा हूं, लेकिन 80 के बाद में कवि सम्मेलन 76 से कवि सम्मेलन शुरू कर दिए थे। तो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव है आदरणीय नीरज जी का। उन दिनों दुष्यंत जी की गजलें हुआ करती थी और नीरज जी के साथ बैठे थे। मैं तो बहुत छोटा था, आप समझो मैं विश्वविद्यालय का विद्यार्थी और वो विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हों, ऐसी स्थिति। लेकिन मुझे सौभाग्य मिला कि मैं उनके पास 2-3 बार बैठा, एक बार तो पूरे कवि सम्मेलन साथ में थे हम। तो उनकी वो बात मुझे कहीं मन में घुस गई थी कि हिंदी गजल कुछ नहीं होती, अगर हिंदी के शब्दों का प्रयोग करके लिख रहे हैं तो गीतिका होती है, और वो मैं आज तक मानता हूं। तो मैं आपको गजल बाद में सुनाऊंगा, और मैंने उसको आधार बना के गीतिकाएं लिखी, बहुत सारी गीतिकाएं लिखी। मैं प्रारंभिक एक गीतिका सुनाता हूं आपको। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, स्वागत है। आपकी बातों से आरोप न आक्षेपित हूं, आपकी बातों से आरोप न आक्षेपित हो, व्यक्तिगत मसलों से चर्चाएं न संबंधित हो। और कौन न मानेगा सही बात अगर आप कहें, कौन न मानेगा सही बात अगर आप कहें, आपके भाव गहन हो ना कि आयातित हो। अगर आप गहन भाव से कोई बात कहेंगे हर कोई मानेगा। आपके भाव गहन हो ना कि आयातित हो। और क्या कठिन है भला वसुधा को घर बना लेना, क्या कठिन है भला वसुधा को घर बना लेना, मित्र लहजे से अगर स्वार्थ न आभासित हो, मित्र लहजे से अगर स्वार्थ न आभासित हो। और कोई भी शत्रु नहीं है जरा सा रखिए ध्यान, कोई भी शत्रु नहीं है जरा सा रखिए ध्यान, शब्द अधरों से बाहर आए तो व्यवस्थित हो, शब्द अधरों से बाहर आए तो व्यवस्थित हो। और मन की गहराइयों में गहरे बैठ जाएं अगर, मन की गहराइयों में गहरे बैठ जाएं अगर, आपकी बातें सत्य तथ्यों पे आधारित हों, आपकी बातों से आरोप न आक्षेपित हों, व्यक्तिगत मसलों से चर्चाएं न संबंधित हों। मैंने आपके आदेश के अनुसार कुछ पुरानी ये डायरियां निकाली थी। ये 1978 की लिखी हुई गीतिका है। वाह 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 वाह, बिल्कुल बिल्कुल वो समय की बात। पहले बस डायरियों में और कॉपीज में लिखा करते थे, अभी आजकल तो मोबाइल की सुविधा है, पहले सुविधा नहीं थी ये, और उसी से रचनाएं पढ़ी जाती थी, उसी से मोबाइल में नहीं लिख पाते जी। रुक नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत नहीं अच्छा है। डायरी है तो डायरी अधिक उपयोगी होती है। दूसरी बात और होती है आदरणीय, एक बात और शायद मेरा अनुभव ये रहा है, आपका अनुभव तो बहुत अधिक है मुझसे, कि जब डायरी में लिखते हैं तो आप ज्यादा संजीदा होते हैं कई बार, क्योंकि खुद ही देखेंगे कई 4-5 बार कटा हुआ है। मोबाइल में तो एक लाइन लिखी दोबारा, फिर डिलीट करके दोबारा लिख लो, 4-5 बार लिख लो। तो डायरी में ज्यादा अधिक हम सजग रहते हैं, डायरी में लिखते हैं, कागज में लिखते हैं,
क्योंकि अपने ही लिखे को रफ तो नहीं लिखते मान वक्त सकते। सजग रहते हैं, और लिखने के बाद शब्दों के जो सार्थक तारतम्य है उसको एक बार जी, पुनर्विचारित करने का अवसर प्राप्त हो जाता है, अगर मन को लगे। जी, जी, हाँ, हाँ, ये हाँ, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही। तो बहुत अच्छी बात है, मानव सिंह राणा जी कह रहे हैं वाह भई वाह, और सभी लोग वाह कह रहे हैं। इस जो गीत का वाह, आपने प्रस्तुत की, वो गीत का पर वाह-वाह कर रहे हैं। आवाज़ें उनकी नहीं आ सकती, लेकिन हृदय से हमारे साथी सभी सबको, साथ हैं। सभी का उत्साहवर्धन और सभी का आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत-बहुत आभार, सबका बहुत-बहुत हार्दिक आभार। धन्यवाद, आभार सबका। जी, और जी, आगे बढ़ते हैं आदरणीय। तो बस आपने बताया कि सन 76 से लिखना तो प्रारंभ हो गया था, उस वक़्त आप 18 वर्ष के थे और धीरे-धीरे कॉलेज जी, पहुँच के, कॉलेज लगभग। पहुँचने के बाद में आगे बढ़ा। तो एक बार उस क्रम को थोड़ा-सा याद कराएँ, ज़रा-सा बताएँ कैसे-कैसे क्रम हुआ था? आपने 4 शब्दों में बता दिया आपने तो कि 78 में शुरू हुआ था, फिर कॉलेज पहुँच गए थे और फिर नहीं, 86 से आगे बढ़ 74 गया। में, थोड़ा-सा एक जी, 74 में शुरू हुआ था। सबसे पहली कोई रचना हमने 74 में लिखी थी, और जी, हिंदी के एक वरिष्ठ साहित्यकार के सामने बैठे हैं और दूसरी तरफ जी। भी हिंदी वाले सब मौजूद हैं। तो थोड़ा-सा डर तो लग रहा है, लेकिन सत्य बताएँ कि सबसे पहली रचना जो हमने लिखी थी वो इंग्लिश में लिखी। वाह! उस वाह! समय की 15-20 रचनाएँ, 25 रचनाएँ कुछ हैं, वो इंग्लिश में लिखी थी। जी, और जी, जी। अनुमति हो तो 4 पंक्तियाँ उसकी पढ़ के आपको सुनाते हैं। नहीं, बिल्कुल, अ, बिल्कुल। नहीं थी डू नॉट डिपार्ट, उसका शीर्षक था डू नॉट डिपार्ट। ऑल द सॉरोज योरसेल्फ बियर, लेट द अदर्स लिव एंड चीयर, एन्जॉय लाइफ एज ए चार्मिंग आर्ट, डू नॉट डिपार्ट। वाह! Enjoy life as a charming art. Do not depart. World is vast, none is own. अपना कोई नहीं है, बहुत बड़ा जमाना है। World is vast, none is own. Path calls us to come alone. Do not show grievances. Do not show grievances. Keep in heart. Do not depart. ये मैंने निकाली थी। ये और भी पुरानी, ये डायरी आपके सामने इंग्लिश की जी, दिखा रहा हूं मैं। तो बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। और and all share your joyous day. All share your joyous day. खुशी में सब कोई शरीक होते हैं। All जी, share your joyous day. None in needs there to pay. जरूरत पे कोई नहीं आता। None in needs जी। there to pay. Word is mere a noisy mart. Word is mere a noisy mart. Do not depart. Do not depart. ऐसा सब कुछ है, लेकिन फिर रहना दुनिया में, ये छोड़ के नहीं जी, जाना। जी। ये जी, जी, कुछ बहुत पंक्तियां अच्छी थी। बात है। तो बिल्कुल, यहां से बहुत अच्छा, लेखन शुरू बहुत हुआ था, और उसके बाद लेकिन कुछ ही समय में वो परिवर्तित हो गया। जी, ये लगने लगा कि इसे कहाँ तक लिखें, क्यों? अच्छा, मन को एक भ्रम था। हम आज भी आदरणीय निराला जी के प्रति पूरे सम्मान के साथ अपनी बात कह रहे हैं कि हम आज भी बिना लय की अतुकांत कविता छंदहीन नहीं लिख पाते। तो इंग्लिश में भी वो लय को बनाने की बहुत दिन तक हाँ, चला, लेकिन फिर धीरे-धीरे, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। भाषा हिंदी थी और मन में ये आने लगा कि हाँ, अरे हाँ, हिंदी हाँ, लिखें, तो हम हिंदी में परिवर्तित कर गए। और हाँ। हिंदी की तरफ परिवर्तित होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था प्रबल जी। आपने, आपके प्रश्न का उत्तर मैं स्वयं दिए दे रहा हूँ। पता नहीं आप पूछेंगे नहीं पूछेंगे, कि जी, जी, मुझे सन 78 में एक और महान साहित्यकार का, आप नाम सुनेंगे तो शायद अकेले महान शब्द से सहमत ना हो, लेकिन मैं जी, उससे नए ज्यादा शब्द जोड़ नहीं पा रहा। एक और जी, महान साहित्यकार का, प्रतिष्ठित साहित्यकार का सानिध्य मिला। 3-4 बार व्यक्तिगत रूप से भेंट जी, हुई, और कुछ जगह जी, उन्होंने मुझे ये ऐसा क्यों लिखा है, ये किस लिए लिखा है, क्वेश्चन आंसर उन्होंने जी। बताया नहीं, ये अरे लिखना, वाह! ये क्यों लिखा है, जी, मेरे से जी, सवाल किए। जी। आदरणीय डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। वाह, 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 वाह! महानतर, महानतर, महानतर। बिल्कुल। तो मैं एक आध बार किन्हीं के साथ, पिताजी के मित्र थे, उनके साथ उनके घर भी गया। उनके लिखी हुई कुछ हुँ, पत्र वगैरह, शुभकामनाएँ, वो मेरे पास आज भी कहीं सुरक्षित हैं। उन दिनों ऐसा वाह! तो नहीं था कि हम सँभाल के रखें, लेकिन हैं। हाँ, और हाँ, एक बिल्कुल मज़ेदार बचा बात था। बताऊँ, मेरे बेटे का नाम उत्कर्ष है।
अच्छा और बच्चन जी ने जो पहला पत्र मुझे लिखा था, जी। उसकी प्रथम पंक्ति थी, नव उत्कर्ष और क्या संघर्ष, किंतु जीवन में हर्ष लाए नया वर्ष। तो मेरे वाह बेटे का नाम उनके पत्र की पहली पंक्ति से रखा हुआ है। वाह वाह वाह। देखिए, साहित्य में व्यक्ति हो और साहित्य के जो पुरोधा हैं, उनका अनुसरण इस पुरोधा। प्रकार होता है कि जो शब्द उनका निकला वो शब्द हमने अपने जीवन में ढाल लिया। और पुत्र का जो नाम होता है वो शायद जीवन में सर्वाधिक बार लेने का प्रयास करता है व्यक्ति, और हम सौभाग्यशाली होते हैं जितने अधिक बार पुत्र का नाम ले सकें। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है समर्पण किसी साहित्यकार और अपने सीनियर के प्रति, अपने वरिष्ठ के प्रति। बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा वहां से मतलब। मैं अ, वहां से मैं हिंदी जी की तरफ मुड़ गया और जी 84 तक मैं हिंदी में ही लिख रहा था। जी 83-84 में फिर ऐसी ही कोई दुर्घटना मेरे साथ घटी। मैं तो जी दुर्घटना ही कहूंगा, लेकिन मेरे लिए बड़ी हाँ लाभ की बात रही। जी तीसरा और ऐसा ही नाम, मतलब मुझे जी अपने बोलने पे और अपने मानने पे भी खुद भी अगर याद करूं तो कम यकीन होता है कि ऐसा हो गया था। तीसरा जी। ऐसा ही मेरठ का बहुत प्रसिद्ध नाम, डॉक्टर बशीर बदर। वाह वाह। मेरठ कॉलेज में बिल्कुल। प्रोफेसर थे, बाद में एचओडी हो गए थे। जी शास्त्री नगर जी में जी रहते थे। पिताजी के एक जी मित्र थे, सिन्हा जी, उनके मकान के पड़ोस में रहते थे। पता नहीं जी क्यों कैसे उनके पास आने जाने में और बस वो शुरू हो गया, और वहां से हाँ। मैंने 85 के बाद गजलें लिखना शुरू कर दिया। वाह तो वाह। गीत गजल डॉक्टर वो बशीर बद्र, लगातार ओहो। लिखता चल रहा हूँ। ये डॉक्टर मेरी बशीर बद्र, जीवनचर्या कमाल लेखन कमाल की थी। कमाल अब वो कमाल। और सब ये अचानक हो गया, प्रभु की अनुकंपा। मैं तो ये मानता हूँ कि प्रभु ने कुछ कागज काले मुझसे कराने थे, तो वो होते चले गए। जी, बस देखिए क्या है कि जीवन में हर घड़ी शायद निश्चित है भाई शायद, साहब, शिवराज लेकिन जी हमें को उसके लिए नमस्कार। तैयार। हाँ, आदरणीय शिवराज पाल सिंह जी आ गए हैं जयपुर से, एक हमारे साहित्यिक जगत की एक हस्ती हैं। और चूंकि जी। बात है कि आपके बचपन का कुछ समय जयपुर में बीता है, तो निश्चित रूप से राव शिवराज पाल सिंह जी को भी ये एक खुशी होगी कि एक ऐसे साहित्यकार के साथ में है जो कि आज जो कि उनकी जो कर्मस्थली है वहां पर आपका भी बचपन में खेलना रहा है उस जगह जी में। हाँ, तो बहुत बहुत इस कनेक्ट के लिए बहुत बिल्कुल। बहुत आभार। राव साहब को मैं धन्यवाद कहता हूँ आने के लिए। और आगे बढ़ते हैं आदरणीय। अच्छा, और और मेरे मेरे लेखन में प्रबल जी एक लाइन और जी बोलूंगा। मेरे लेखन जी जी में आदरणीय। या मेरी भाषा के एक तरह से परिमार्जित रहने में बहुत बड़ा हाथ मेरी मम्मी का, माताजी का है। क्योंकि वो जी 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 उनके उनकी भाषा 2 भाषा थी उनकी। तो बचपन से ही, प्रारंभिक शिक्षा के ज़माने से ही हमें हमारे ऊपर ये बहुत नियंत्रण था कि मुँह से शब्द बोले कैसे गए और मात्राएँ बोली कैसे गईं। छोटी वाली छोटी तरह बोलनी है, बड़ी वाली बड़ी तरह बोलनी है, लिखना है। तो उसका मुझे बहुत लाभ हुआ, ये मैं बड़े होके समझ पाया कि मुझे बहुत जी। लाभ हुआ। मैं उनके प्रति निरंतर इस बात के लिए नतमस्तक हूँ। माँ तो हैं ही, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल, मेरी बहुत अच्छा। वो जी जी लेखन गुरु भी। जी जी। बहुत बड़ी बात। और जैसे कि आपने बताया, मैंने कुछ बिंदु आपके इस उत्तर में से मैंने छांटे। पहले तो आपने बताया जी, कि अंग्रेजी लिखने की बात थी, तो एक शायद विषयांतर होगा, फिर भी चूंकि अपना अनुभव भी साथ में जब मिलता है तब हम शायद सही स्वागत, आत्मसात कर पाते हैं किसी बात को। तो जब स्वागत, स्वागत। हम लोग पढ़ते हैं, कम से कम प्राइमरी सेशन में ऐसा नहीं होता, इंटर कॉलेज में हर साल एक पत्रिका निकलती है। जी, और जितने भी बच्चे नाइन्थ टेंथ के बच्चों को बहुत कम समय जगह मिल पाती है उसमें, 11th 12th वालों को ज्यादा मिलती है। 11th। लेकिन जो वो बच्चे जो कि साहित्य में रुचि रखते हैं, या कई बार विज्ञान के भी एक दो लेख आ जाते थे उसमें, तो हमको मतलब निश्चित रूप से कुछ टीचर जो शिक्षक थे बहुत प्यार करते थे। लेकिन फिर भी एक बात ये हो जाती थी, जो कॉमर्स के बच्चे होते थे उनको अंग्रेजी वाले में लेखन को मौका मिलता था, क्योंकि हिंदी मीडियम जरूर था। कॉमर्स की जो किताबें जी, थी उनके साथ साथ पहले उनके पास में इंग्लिश मीडियम की किताब भी हुआ करती थी, क्योंकि अकाउंट्स की चीजें हाँ, ज्यादातर अंग्रेजी में होती थी। तो वहां ये रहता बिल्कुल, था कि हमारा भी कुछ वहां पत्रिका में अंग्रेजी में आ जाए। तो आ हमको तो जाए। अगर अंग्रेजी में कुछ लिखवाया, टीचरों ने ही लिखवाया ये कि तुम्हारा कुछ आ रहा है नहीं उसमें। क्योंकि पत्रिका के अगर 200 पेज होते थे, 200 पेज में से बल्कि शायद 160 70 80 पेज होते थे, उसमें से आखिर के मुश्किल से 20-25 पेज होते जो कि अंग्रेजी की, इंग्लिश का सेक्शन एक अलग होता था। हाँ, लेकिन उसमें अलग अगर आ जाते सेक्शन हैं होता। तो एक, हाँ,
तो उसमें एक लगता था कि हाँ, यहाँ पर एक हमारा कुछ, हम भी कुछ मतलब कुछ औरों से अलग हैं। तो वो प्रेरित करते टीचर जरूर थे, हालांकि हिंदी राष्ट्रभाषा, हिंदी हमारी मातृभाषा, सब कुछ, लेकिन वहां भी अंग्रेजी वाले जो टीचर होते थे कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करते थे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी जानकारी मिली आपसे। और आपने बताया कि पहले सभी आप हिंदी में लिखते थे, अंग्रेजी में लिखते थे, और फिर गजल डॉक्टर बशीर बद्र, ये बहुत बड़ा सानिध्य रहा, क्योंकि जी आप चूंकि मेरठ के थे तो आपका, मैं तो समझता हूँ बहुत लंबा सानिध्य रहा उनके साथ आपका। तो ये तो हाँ, उनके मतलब पास मन बहुत, होता था चले जाते थे, जी और हाँ, ये तो इतने बहुत बड़ी, अच्छा व्यक्तित्व था उनका, मतलब जी कभी ये महसूस ही नहीं गया हुआ कि हम किसी ऐसे प्रतिष्ठित नाम के पास जाके बैठ रहे हैं, कभी जी जी जीवन हाँ, में महसूस। जी जी। तो बात है, जी थोड़ा आगे विषयांतर और। करते हैं। एक, हाँ, एक जी रचना जी सुनेंगे आप। उस रचना से पहले एक ऐसा प्रश्न, थोड़ा सा अलग प्रश्न होता है कि यद्यपि आप बताइए। जैसे कि सभी विद्यालय में पढ़े, विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकों में आपने सभी साहित्यकारों को पढ़ा, और आपको का तो सौभाग्य ये रहा कि जिन साहित्यकारों को आप पाठ्य पुस्तकों में पढ़ते थे, उन्हीं साहित्यकारों के साथ में आपने कार्यक्रम भी किए और आप उनके साथ जिए। और जिन साहित्यकारों की पुस्तकें निकलती थी, उन साहित्यकारों के साथ आपने सीखा, गजल सीखी, आपने हरवंश राय बच्चन जी जी से भी बहुत कुछ सीखा, और नीरज जी से भी सीखा। फिर भी मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके लेखन में जो पाठ्य पुस्तक वाले लेखकों का कितना प्रभाव पड़ा है, और जब से आप लिखना शुरू किया उसके बाद के लेखकों का कितना प्रभाव पड़ा? प्रभाव तो निश्चित पड़ता है, ये मानता हूं मैं। तो क्या क्या सकारात्मक, क्या क्या नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं, वो थोड़ा जानकारी करें। पाठ्य पुस्तकों के लेखकों का प्रभाव तो इतना पड़ा, इतना ही पड़ा कि उनसे हमें शब्द चयन में आसानी रही। जी। क्योंकि जो पाठ्य पुस्तकों में जो भी लिखने वाले उस समय उपलब्ध थे, जो उनकी भी रचनाएँ हम्म। होती थी या कहानी होती थी, गद्य होता था, वो इतने समर्थ थे कि हम तो शायद 10-10 जन्म लेके भी उनके सामर्थ्य की तुलना नहीं कर पाए। जी लेकिन ध्यान से पढ़ने में और कुछ माताजी के उसमें सानिध्य में शब्दों के चयन की हमें धीरे-धीरे आदत पड़ गई, और ये बाद में समझ में आया कि ये शब्दों के चयन की आदत पड़ गई। वो स्वाभाविक रूप से होता चला गया। अच्छा, उसके बाद बाहर के धीरे-धीरे जब कवि सम्मेलन करने लगे, हमने सबसे पहला कवि सम्मेलन छात्रावस्था में किया था सन 76 में। तो जैसे जाने लगे कवि सम्मेलनों में, तो लोगों के शब्दों का, लिखने के तरीकों का, उनका धीरे-धीरे प्रभाव पड़ने लगा बाहर के सुनों में। फिर हमें, आपको एक बहुत मजेदार बात बताऊँ कि मेरठ में, आप कभी मेरठ जाएँ तो वहाँ नाम पूछें, आदरणीय वैद्य ताराचंद जी हारीत एक नाम है। जी उनके मेरे ख्याल से 8 से 10 महाकाव्य लिखे हुए हैं। जी। वो अरे मंच वाह। पे नहीं थे, लेकिन बहुत सारी पुस्तकें हैं। उनके बेटे हैं सुमनेश सुमन, तो वो पिताजी के जी मित्र थे, तो हम तो उन्हें ताऊ जी कहते थे, उनके पास जाया करते थे। जी सुमनेश जी मेरा जी दोस्त है बहुत अच्छा, आज भी हम लोग मेरठ में होते हैं तो काफ़ी देर साथ रहते हैं। वो भी गीत लिखता है, कवि है, जी गज़ल हो गया, वो गीत ज़्यादा लिखता है और ओज वाले गीत ज़्यादा लिखता है। तो हम ताऊ जी के पास जाया करते थे, तो जी डाँट जी। बहुत खाते थे। उन दिनों तो ये होता था कि हाँ भई हम छात्र हैं और उनसे ज़िक्र कर दिया ताऊ जी ये लिखा है, तो इस बात पे डाँट पड़ती थी, पढ़ने के वक़्त ये आवारागर्दी क्यों सूझ रही है तुम्हें? ये लिखना आवारागर्दी कहलाती थी, भई पढ़ो पहले, उनका ये था पहले पढ़ो, लेकिन हो गया था शुरू। तो ताऊ जी जी ने हमसे एक बात कही थी, वो कहीं हमारे मन में गाँठ की तरह बंध गई कि जी बेटा किसी को भी पढ़ना, पढ़ना मत। अब पहली बार में समझ में नहीं आई, दूसरी बार में, फिर दूसरे दिन समझ में नहीं आई, चले आए। अगले दिन हाँ जाके हाँ कही, अकेले बैठे थे, ताऊ जी आपने कही पढ़ना पर पढ़ना मत, इसका मतलब क्या हुआ? बोले हाँ बेटा हाँ पढ़ना, तुम्हें शब्द पता लगेंगे, लिखने का तरीका पता लगेगा, इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो तुम्हारे लिखने पे उसके लेखन का प्रभाव आ जाएगा। तुम उस तरह लिखने लगोगे। हाँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। जिसे भी पढ़ना, एक बार ध्यान से पढ़ लेना और फिर छोड़ देना। हम्म। तो मैं अपनी एक गलती और कमी बताऊँ कि मैं अधिकांश लेखकों को पढ़ता तो हूँ, पर पढ़ता बहुत कम।
नहीं, बहुत बहुत बड़ी, बहुत अच्छी सलाह दी आपको। क्योंकि होता क्या है कि जब कभी आप किसी का अनुसरण करने लगते हैं, अनुसरण, तो अनुसरण कई बार अनुसरण। अंधानुकरण में बदल जाता है। अंधानुकरण में जी। बदल जाता है बार-बार लगातार पढ़ने से। कोई अगर व्यक्ति, साधारण व्यक्ति जो कि साहित्यकार नहीं है, वो भी अगर वेद प्रकाश शर्मा के उपन्यास पढ़ेगा, रोजाना पढ़ेगा, पढ़ते महीने में 4 उपन्यास तो पढ़ेगा, गड़बड़ 5 पढ़ेगा, तो वो अपने दैनिक कार्यों में भी वेद प्रकाश शर्मा जी की तरह से प्लॉट ढूंढने लगेगा। उपन्यास भले ना लिखे, लेकिन दिमाग में वेद प्रकाश शर्मा ही रहेंगे। तो बहुत सही सलाह दी उनको कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ें किसी को, लेकिन के अंधानुकरण ना आज हो। के बहुत अच्छी बात है। आज के एक बड़े आज के एक बड़े प्रतिष्ठित सम्मानित कवि हैं भाई हरिओम पंवार जी, डॉक्टर हरिओम पंवार जी। ये जी, जी, हमसे थोड़े से बड़े थे। हम सब जी। वहाँ ताऊ जी के पास, वैद्य जी के पास आसन डाले हुँ। खटिया पे तखत के उनके पास बैठ के डांट खाया करते थे। हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ। डॉक्टर हरिओम पवार भी निश्चित रूप से एक 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 प्रणम्य व्यक्ति हैं, बहुत बहुत अच्छा बढ़िया, लिखते हैं, और बहुत बढ़िया। लिखने के साथ-साथ वो एक ऐसा वटवृक्ष भी हैं कि जो उनके वट नज़दीक जाता वृक्ष, है, उससे प्रेम करते हैं उससे, और उसकी प्रगति की जानकारी भी लेते हैं निश्चित रूप से। क्योंकि प्रगति अगर की हाँ, जानकारी। आज तो उनकी उम्र भी अधिक है, उम्र के साथ शारीरिक समस्याएँ भी उनको चल रही हैं, काफ़ी समस्याएँ चल रही हैं। हाँ, बड़े हैं तो हमसे। हाँ, तो अभी इतना ज़रूर कहते हैं, पिछले कार्यक्रम में सितंबर में मुझे मिले थे, तो मुझसे बात हुई, जी। काफ़ी देर खाना खा रहे, साथ में खाना खा रहे थे। तो चूँकि अपने से बड़ों को ये भी होता है, खाना खा रहे हैं तो उनके लिए लेके भी आना है साथ-साथ, बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, तो बोले कि भाई, बिल्कुल हाँ, सही। बोले भैया तुम्हारा नंबर, तो बोले भैया नंबर नहीं है, अब दोबारा कॉल कर दो, याद याद नहीं रहता है नंबर। तो ये बहुत बड़प्पन उनके अंदर, यानी कि उनको चिंता होती है कि अगर नहीं याद, नंबर याद नहीं रहेगा, तो सामने वाले को कैसे रिकॉल करूँगा मैं? क्योंकि वो व्यक्ति हैं कि ये बिल्कुल। कार्यक्रम जाते हैं तो 50 लोग मिलते हैं, 50 में से, और अब नज़दीक कोई आ नहीं पाता, नज़दीक मंच के 4-5 या 10 लोग आते हैं केवल। तो हाँ, वही दोबारा है। संपर्क करने के लिए ये बहुत कम रचनाकार करते हैं। वो उस वक़्त बहुत सी बातें करेंगे, हाँ, बहुत अच्छा है, बाद में कभी बात नहीं करेंगे, लेकिन वो उनके अंदर है कि वो सहयोग करने को तत्पर वो रहते ध्यान हैं। ये रखते हैं, बहुत वो बड़ी है, ध्यान हाँ। रखते हैं। तभी व्यक्ति बड़ा होता है, इन्हीं चीज़ों से व्यक्ति बड़ा होता है, उन्होंने कहीं न कहीं उन्होंने आगे बढ़ के। मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं तो वो नए-नए जी, आने वाले 30-40 लोगों को प्रश्रय दे रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं, उनको जी, सम्मेलनों में ले बिल्कुल, जा रहे हैं, सिखाते हैं और बड़े बिल्कुल, खुल के बिल्कुल। तैयार रहते हैं। जो पूछना है हाँ, मुझसे हाँ। पूछो, मैं बताऊँगा। और खुद ये कहते हुँ, हैं, देखो मुझे साहित्य नहीं आता, मुझे गीत और उसकी लय, ताल और वो कुछ नहीं आती, बस मैं लिखता हूँ। बहुत ही सरल स्वभाव हाँ। के व्यक्ति। हाँ, हाँ, बहुत है। बिल्कुल सहयोग करने वाले। तो आदरणीय, जी। अभी इतने रचनाकारों की बात आई है, ए तो अभी हम चाहेंगे एक एक रचना फिर आपसे सुने, आपकी एक, फिर आगे बढ़ें हम। एक एक मैं आपको सुनाता हूँ, एक पंक्ति के मुखड़े की गीत हैं कुछ मेरे, उनमें से वाह! एक प्रारंभिक दिनों के। वाह! तुम्हारे स्नेह का आंचल, ये मुखड़ा है एक पंक्ति का। जी। तुम्हारे स्नेह का आंचल, और अब बंद देखें, खुली हाँ, आंखों की गहरी झील सी गहराइयों में से, खुली आंखों की गहरी झील सी गहराइयों में से, मेरे मन के खुले आंगन की इन परछाइयों में से, मधुर झनकार मुखरित कर रही है प्रणय की पायल, मधुर वाह! झनकार मुखरित कर रही है प्रणय की पायल, तुम्हारे स्नेह का आंचल। और एक बंद और देखें, किसी विश्वास को लेकर किसी अनजान भाषा में, आंखों की और प्रेम की भाषा कोई दावा नहीं कर सकता, अनजान भाषा है। नहीं, अनजान किसी बात। विश्वास को लेकर किसी अनजान भाषा में, युगों से स्वप्न को जीने की दुर्निवार आशा में, युगों से स्वप्न जीने की दुर्निवार आशा में, निविड़ में बुझ के जलते हैं प्रदीप सैकड़ों पागल, निविड़ में बुझ के जलते हैं प्रदीप सैकड़ों पागल, तुम्हारे स्नेह का आंचल। और एक बंद और मैं रखना चाह रहा हूँ, अंतिम है। स्वागत, स्वागत। मगन थी भावनाएं मोद में संसार पाएंगे,
मगन थी भावनाएं मोद में संसार पाएंगे, हरा कर प्रिय को अपनी भावना को हार लाएंगे। हार के भी सामने वाले को जीतेंगे नहीं, खुद जीतेंगे। हरा कर प्रिय को अपनी भावना को हार लाएंगे, मगर जग की हजारों बंदिशों में हो गई निष्फल, मगर जग की हजारों बंदिशों में भावनाएं निष्फल हो जाती हैं बहुत बार, हो गई निष्फल। तुम्हारे स्नेह का आंचल, तुम्हारे स्नेह का आंचल। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एक तो ये आदरणीय प्रवाह आगे चला बढ़ते था, हैं। जी 250-300 इस तरह की रचनाएं एक पंक्ति के जी, मुखड़े की बन गई थी, फिर वाह कुछ और वाह, बदल गई, जी जी, बदलती गई। बहुत बहुत बहुत। देखिए क्या होता है कि साहित्यिक जीवन में, इतना लंबा साहित्यिक जीवन जब होता है, तो जब एक बार कोई प्रेरणा आती है कोई चीज की, तो लगता है कि शायद ये जो विधा है, इस विधा का ये पार्ट है, हो इस विधा जाता में है। एक प्रयोग किया है। वो प्रयोग तो असल में प्रयोग तभी सही साबित होता है कि हम तो इतना लिखें कम से कम कि उसके प्रणेता नहीं तो कम से कम सह लेखक तो बन सकें। तो जब एक लौ आती है तो वो लौ काफी देर तक जलती है, फिर हो सकता है विचार नया आ जाए तो नई चीज लिखने लग जाए। ऐसा होता है जीवन में। और हमारे साथ अभी गंगा प्रसाद शुक्ला जी आ गए हैं, और बाकी सभी, रमा त्यागी जी, स्वागत। विनीता लवानिया जी, मानव सिंह राणा जी, सभी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, सभी तारीफ कर रहे हैं और आपके इस गीत की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं सभी लोग। आगे बढ़ते हैं आदरणीय। अभी हम ने जाना कि आपका किस प्रकार शिक्षा आपकी हुई थी, शिक्षा के हाथ में, तो अब हम जानना चाहेंगे शिक्षा आपकी, कि शिक्षा के बारे में थोड़ा बढ़ेंगे, क्योंकि साहित्यिक पैरेलल दोनों बातें चल रही हैं, दोनों आवश्यक भी हैं। तो शिक्षा कैसे पूरी हुई आपकी, कॉलेज की ये शिक्षा प्रारंभ हुई, अ, आपने किस प्रकार से आगे आगे बढ़ी, उसके बारे में बताएं जरा। प्रबल जी विज्ञान का विद्यार्थी था मैं, और सन 74 में इंटरमीडिएट के बाद मैंने सीपीएमटी का एग्जाम दिया था, और अब तो उसे गलती कहूंगा, गलती से मेरा प्रतीक्षा सूची में नाम आ गया। जी गोरखपुर मेडिकल कॉलेज शायद मिलता, लेकिन इस बीच जी में मैं बीमार हो, जी और करीब मई में मुझे बुखार आया था, जिसके बाद जी मुझे डेट याद है, 17 मई को मैंने आखिरी बार दूध पिया था, कुछ खाया था, और उसके बाद जी। 14 नवंबर को पहली बार दोबारा दाल का पानी पिया था। ओहो। इतने दिन भोजन कुछ नहीं होता था, सिर्फ सूखा हॉर्लिक्स खाता था, और जी अधिकांश डॉक्टर्स ने मेरठ मेरठ मेडिकल कॉलेज में मुझे कह दिया था कि प्रभु का भजन करें। लेकिन आपसे मिलना था, सब लोगों से वार्ता करनी थी, तो वहां से तो मैं लौट आया, पर मेरे परिवार ने मुझे उसको आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि डॉक्टर्स ने ये कह जी। दिया प्रेशर रहेगा। तो ये डॉक्टर का सीधा शब्द था कि अगर दबाव रहेगा पढ़ाई वढ़ाई का आप लोगों का, तो ये पागल हो जाएगा। हाँ, तो इतना आई भयंकर गई, अगर खत्म इतने हो महीने गई। बुखार रहता है जो। उसके बाद फिर धारा जी परिवर्तन हो गई, फिर मैंने जी वहां से छोड़ दिया, और मैं मुरादाबाद चला गया मेरठ से। मुरादाबाद से मैंने हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, क्योंकि मेरठ में जो मैंने विषय मांगे थे वो मुझे नहीं मिले आर्ट साइड। तो जी। मुरादाबाद में मुझे मेरठ यूनिवर्सिटी ने कह दिया ये कॉम्बिनेशन नहीं दे सकते, तो मैं मुरादाबाद हम्म। चला गया था। तब मेरे विषय थे इंग्लिश लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी। वाह। मुरादाबाद से मैंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन करके वापस मेरठ आया, मैंने इकोनॉमिक्स में एमए किया। उसके बाद एक उन दिनों बड़ी प्रतिष्ठा की चीज होती थी पीएचडी करना, वो भी की। और, और फिर वहां से निकल के आगे बढ़ के ये चलता रहा। जी बैंक ज्वाइन कर लिया, सामाजिक सेवा में चला गया, बीच में करीब 2 साल में मानिकपुर में रहा। जी शिक्षा पूछी थी आपने, कुछ एडिशनल एक चीज बता रहा जी। हूं मैं आपको। हाँ हाँ। जी जी बांदा बांदा में एक जगह है मानिकपुर, तो मैं सन जी 80 से 82 तक पौने 2 साल मानिकपुर में जी आदिवासी कल्याण केंद्र का एक प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट में मैं वहां रहता था। मेरठ जी से जी। 2 महीने में एक बार मेरठ आता था और वहां पे काम कराता था। छोटे छोटे गांवों में मैंने जब तक मैं रहा पौने 2 साल, 4-5 छोटे छोटे मंदिर और शिक्षा स्वास्थ्य कक्ष बनवाए थे।
जिनमें जी हफ्ते में एक दिन मानिकपुर से व्यक्ति जाता था, वहां बच्चों को ABCD पढ़ाता था, कोई दवाई देता था। प्रबल जी, जी मानिकपुर के जंगलों में एक जगह है गिदुराहा, शुक्ला जी बैठे जी हैं, वो जानते होंगे। गिदुराहा जी। में सन 1935 का स्थापित एक चर्च था, जी और जब मैं 82 में था तो 4 बजे के बाद हम गिदुराहा की तरफ जाते नहीं थे, और गिदुराहा में हूं तो वापस मानिकपुर आते नहीं था, इतना भयावह जंगल था। जी। उसमें सन 35 का चर्च था, और वो चर्च वाले वहां के बच्चों को दवाएं नहीं देते थे। अगर बीमार हो, वो ये कह देते थे, बच्चा अगर बीमार है तो माँ बाप 2 दिन हमारी प्रार्थना में आए पहले, तब दवा देंगे, अच्छा। ओ हो। भले ही बच्चा मर जाओ। तो बहुत वहां ही ये बड़ा। हमने प्रोजेक्ट शुरू किया था। मेरठ से एक सज्जन थे, पंडित सुजान सिंह शर्मा, और कानपुर से थे मिस्टर अरोड़ा। ये लोग फाइनेंस जी करते थे, दवाइयां देते थे, मैं वहां काम कराता था। जी मेरे जी जिम्मे, मैं उन दिनों छड़ा था, तो मेरे जिम्मे ड्यूटी थी, काम तू देखेगा जाके, तो वो किया मैंने। ऐसे करके जी जी। जीवन आगे बढ़ता रहा। फिर बैंक में आ गए, बैंक में आके फिर परिवर्तन हो गया, चलते जी रहे। किसी चीज की तारतम्य कोई ऐसा नहीं बना, कार्रवाइयां चलती रही। जी 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 जी। हाँ, निश्चित रूप से समाज सेवा का ये गुण रहा आपके उस कार्य से, प्रोजेक्ट से जुड़े। तो वहां तो आराम से। बहुत बड़ी बात है कि एक शिक्षित युवक, और ऐसा शिक्षित युवक जो कि अच्छी शिक्षा प्राप्त किया है, शिक्षित सिर्फ शिक्षित नहीं है, संस्कार भी उसके पास में, और समृद्ध परिवार से आ रहा है। तो वहां इस तरह के लोग जो कि कहीं धर्म के आधार पे भटके हुए थे, आदिवासी लोग थे, उनको बच्चों को पढ़ने के नाम पे ले गए, ईसाई बनाने के लिए इस तरह का कुचक्र होता था। और होता यहाँ था। तक कि जीवन से खेले, हाँ जीवन से खेल लेते थे, क्योंकि प्रार्थना में जाएंगे, 2 दिन माता पिता जाएंगे, तो कुछ वहां उधर उनको लगेगा कि प्रार्थना से ठीक हो गया है। जैसे वायरल फीवर होता है, हाँ 5 दिन बस, में ठीक हो जाएगा। यदि ठीक हो गया तो हमारी प्रार्थना का कमाल हो गया, ठीक नहीं हुआ तो अधिक हमारी बीमार था, प्रार्थना, या पाप किए होंगे आपने। वो एक ऐसी धारणा थी जो कि इसी धारणा, तरह का हाँ वातावरण, जी हाँ, इसी इस तरह तरह का का वातावरण होता है। क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ में रहा हूँ, वहां देखा है मैंने, चर्च के भी काम देखा है, तो मथुरा में आपने भी रहा देखा। हूँ, कि जहां मैं जब रियल एस्टेट में देखा। काम करते थे, तो हमारे हमारे जो मेन जो हमारा एस्टेब्लिशमेंट था, उसके पास में चर्च का था। तो चूंकि हम तो एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते रियल एस्टेट की, तो उनसे तो कोई भिड़ने का चक्कर नहीं, लेकिन वहां की अंदर खाने की जो हाँ, बातें आती थी, तो वो पता चलती थी होता कि है। वो लोग कहीं इस प्रकार के कुचक्कर करते हैं। और उन कुचक्करों से बचाने का जो कार्य किया है, उसके लिए हम निश्चित रूप से आपको साधुवाद देते हैं। अपने आदिवासी भाइयों को, जिन बच्चों का जीवन बचाया, और बच्चों के जीवन के साथ साथ शायद धर्म भी बचाया है, तो उसके लिए बहुत साधुवाद के पात्र हैं उस कार्य के, निश्चित रूप से। जो और ईश्वर चाहेगा जो तो कर आपको पाए काम देगा। जितना हो गया। हाँ जी, बस हाँ, प्रेरणा ईश्वर की प्रेरणा से कार्य होते हैं, और व्यक्ति बस ये है कि प्रेरणा जो ईश्वर की मिली है उसमें आगे बढ़ जाए, बस आगे उसका बढ़। कहीं ना कहीं फल लौट के मिलता है। वो फल आपको निश्चित रूप से मिल रहा है, आपको समाज ये सेवा का कार्य ये भी मिल रहा है, और समाज की सेवा आप और, कर भी रहे हैं। और तो पढ़ाई का चैप्टर समाप्त कर देते हैं, उसके बाद बैंक ज्वाइन जी करा, और बैंक में रहते हाँ हुए मैंने, बैंक की 18 साल की सर्विस के बाद जी फिर नए सिरे से राष्ट्रीय स्तर का एक एग्जाम हुआ था, वो देके जी उस एग्जाम में पास होके पूरे भारत से 80 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, 80 लोगों का, और उनमें 20 का फाइनल इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन हुआ था। उन 20 में एक जी। मैं भी था। मैंने मास्टर्स ऑफ टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन औरंगाबाद यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र से किया। वाह वाह, कमाल कमाल। ये पढ़ाई की पूर्णता है। जी जी हाँ, बहुत अच्छा। ये बहुत अच्छी है, आपने मतलब एक दूसरा क्षेत्र में भी आपने प्रवेश किया, और वो निश्चित रूप से क्षेत्र ऐसा है। तो इस क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। आप निश्चित रूप से इस क्षेत्र में आपने जब शिक्षा ली है, तो कुछ आप लोगों को सहयोग भी करते होंगे, कार्य भी करते होंगे इस क्षेत्र में, उसके बारे में हाँ, चर्चा करेंगे। होता रहता है, और होता रहता जी हाँ, तो अब एक रचना और आपकी सुने, फिर हम आगे बढ़ेंगे। है। अब की बार अनुमति हो तो मैं एक गजल रखता हूँ सामने। जी जी, स्वागत स्वागत। है तो बड़ी सारी मुझे छांटने में, लेकिन एक जो तुरंत सामने आई वो पहले आपके सामने रखता हूँ, 4 पंक्तियों के साथ। आदरणीय गंगा पहली, प्रसाद शुक्ला जी कह रहे हैं, मैं तो हस्तक्षेप कर रहा हूँ थोड़ा सा। आदरणीय गंगा प्रसाद शुक्ला जी कह जी, रहे हैं कि जी आदरणीय, गिद्धौरा डकैती क्षेत्र था उस समय। तो ये तो निश्चित रूप से ये डकैती हकीकत है। क्षेत्र पूरा ही बुंदेलखंड डकैती क्षेत्र था। मुझे पता है कि मेरा जन्म हमीरपुर में हुआ है, उससे पहले पिताजी की पोस्टिंग बांदा में भी रही है, बांदा में, राठ में, सब मतलब ये दुर्दांत कह सकते हैं, दुर्दांत डकैत उस इलाके में थे। तो वो तो एक
बस एक पुरानी कहानी थी, अब तो खैर वहां पे सभ्य व्यक्ति हैं। अगर सभी दर्शकों को याद हो, आपको भी याद हो, शुक्ला जी को तो याद होगी, शुक्ला जी से कई बार भेंट हुई है, मुलाकात साथ रहे हैं। जी जी। वीपी सिंह जब चीफ मिनिस्टर थे तो इनके एक भाई हाई कोर्ट इलाहाबाद के जज थे। हाँ, उनका मर्डर हुआ था। उनका जी, मर्डर बिल्कुल, जिस बिल्कुल। जगह हुआ था शंकरगढ़ क्षेत्र में, वो जहां मैं रहा था वहां से शायद 40-50 किलोमीटर ही दूर था, ज्यादा दूर नहीं था। जंगलों में उनका मर्डर कर दिया गया। जी जी जी, बिल्कुल हुआ था, उनका मर्डर हुआ था उनका, बिल्कुल बिल्कुल सच बात है, बहुत बड़ी घटना हुई थी उस वक्त। और बस बहुत बड़ी ये है घटना थी कि उस समय प्रभु की। ने वहां बिठाया था, प्रभु का आशीर्वाद था, तो वहां जितना कार्य संभव हो सका करे आए। जी जी। और आज आपके सामने बैठे भी हैं। बस बस। तो जी, स्वागत है एक आदरणीय। 4 पंक्तियां, पहले 4 पंक्तियां, एक कथा आपके सामने, फिर एक गजल। जी कि जी, एक हद तय है जिंदगानी की, एक हद तय है जिंदगानी की, या खुदा तेरी मेहरबानी की। और जब तलक है तेरी निगाह करम, जब तलक है तेरी निगाह करम, है जरूरत हवा की पानी की, एक हद तय है जिंदगानी की। उसके बाद बहुत किसी बढ़िया, चीज की बहुत जरूरत बढ़िया। नहीं रहती अगर उसकी निगाह हट जाए तो। और एक आपकी अनुमति से गजल रखता हूं। जी, स्वागत गजलें है। भी फिर बाद में बहुत लिखी गई। कि गलतियां अपनी बताता कौन है, गलतियां अपनी बताता कौन है, दायरे शक के मिटाता कौन है। और शेर देखें कि मेहरे रब हो या हो गाफिल इश्क में, मेहरे रब हो या हो गाफिल इश्क में, वरना यारों मुस्कुराता कौन है, वरना यारों मुस्कुराता कौन है। और वो दिलासा दे गए दे देंगे जान, मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। वो दिलासा दे गए दे देंगे जान, जिंदगी अपनी गंवाता कौन है। ये गलतफहमी में रहेंगे तो खुद ही मर जाएंगे। जिंदगी अपनी गंवाता कौन है। और एक शेर देखें खास तौर से, ये शेर, ये गजल लिखी हुई है, ये शेर लिखा हुआ है मानिकपुर में गिद्धौरा के जंगलों में, पेड़ के ऊपर मचान पे बैठे हुए। रात को रुक जाते थे तो मचान पे सोते थे, क्योंकि वहां जगह नहीं थी। वो लोग मचान बना देते थे, वहां सोते थे। कि शाम की चूनर पे सारी रात, ये शाम की चूनर पे सारी रात, ये चांद और तारे सजाता कौन है, चांद और तारे सजाता कौन है। और है गुलाबों के मुहाफिज खार यार, गुलाबों की हिफाजत कांटे ही करते हैं। है गुलाबों के मुहाफिज खार यार, ऐसी तदबीरें बनाता कौन है, ऐसी तदबीरें बनाता कौन है। और महज मतलब के ताल्लुक हैं जनाब, महज मतलब के ताल्लुक हैं जनाब, किसको आईना दिखाता कौन है, किसको आईना दिखाता कौन है। और मक्ता देखें कि वक्त की जादूगरी है अजनबी, वक्त की जादूगरी है अजनबी, जख्म पे मलहम लगाता कौन है। वक्त ही ठीक करता है जख्म को। वक्त की जादूगरी है अजनबी, जख्म पे मलहम लगाता कौन है। गलतियां अपनी बताता कौन है, दायरे शक के मिटाता कौन है। वाह वाह, ये बहुत गजल और अच्छा, आपके सामने आई। बहुत अच्छी गजल, बहुत अच्छी गजल। और क्या देखिए कि देखिए ये भी एक कहते हैं व्याकरण का प्रयोग जो है वो कहते हैं कि चूंकि अंग्रेजी की बात आ गई कि
जो नेगेटिव जी। आपका जो क्वेश्चन है या नेगेटिव आपका वाक्य है, नेगेटिव वाक्य है, वो कई बार पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन यहाँ तो सारे प्रश्नवाचक जो वाक्य हैं वो सारे सकारात्मक हो रहे हैं। हर एक प्रश्नवाचक शब्द का मतलब ये है कि ये होता है, ये होता है, ये होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है ये। तो एक एक प्रयोग है ये, क्योंकि व्याकरण का ये प्रयोग प्रयोग जी, क्योंकि पद्य के लिए कहते हैं, पद्य के लिए व्याकरण की आवश्यकता नहीं है, और पद्य के लिए आपको लय की छंद की आवश्यकता है, और गद्य के लिए व्याकरण की। लेकिन देखिए कि जब पद्य में लिखते हैं तो व्याकरण का प्रयोग कैसे हो जाता है, और बस बहुत अच्छा। जी, और आगे बढ़ते हैं, और एक जी। चर्चा जब तक नहीं करेंगे तो हमारा कार्यक्रम भी ये बिल्कुल मुकम्मल नहीं होगा, कि चर्चा वो जो कि आप लगातार हिंदी के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उसकी कैसे भूमिका बनी, किस प्रकार उस आंदोलन की तरफ आप जुटे। यद्यपि मन में सबके होता है, जितने हिंदी भाषी हैं, जितने हिंदी साहित्यकार हैं, कि हम देवनागरी की सेवा करें, संस्कृत की सेवा करें, हिंदी की सेवा करें, लेकिन वो कैसे हुआ, कैसे परवान चढ़ रहा है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं आदरणीय। ये प्रबल जी, ये भाव तो कहीं अनजाने में युवावस्था तो नहीं कहूं, उससे भी पहले छात्र जीवन के प्रारंभिक दिनों में बन गया। अगर आपको याद होगा, जरूर सुना होगा, आप बाकी लोगों को भी याद होगा, हमारे यहाँ करीब 70 के दशक में जब हम लोग कितने होते थे, मेरे ख्याल से छठी 7वीं 8वीं के लोग होते होंगे। 70 के दशक में कहीं बाद में जाके पढ़ा, तब हमें नहीं मालूम था क्या हुआ, बाद में पढ़ा तो मैं आज उससे पहले बोल रहा हूँ। तमिलनाडु में हिंदी के विरोध में कोई आंदोलन हुआ था, जिसके बदले में हमारे यहाँ उत्तर भारत में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, हिंदी के समर्थन में आंदोलन शुरू हुए थे। और शहर भर में तो हम छात्रों को, हमारे जो वरिष्ठ साथी थे, वो ये ड्यूटी लगा के रखते थे कि हम जाएंगे, आज जाएंगे, उन्हें बोल के आएंगे, आसपास के दुकान वालों को, दफ्तर वालों को क्षेत्र मिल जाते थे, वहां उन्हें कह के आएंगे, भाई साहब अपनी ये जो हिंदी का बोर्ड है इसे इंग्लिश का बोर्ड है इसे हिंदी में कर लो। और 2 दिन बाद फिर जाएंगे, फिर कह के आएंगे, भाई साहब आपने करा नहीं, अंकल, चाचा जी, ताऊ जी, जो भी, मेरठ शहर में तो रिश्ते ज्यादा होते थे, बोल के चले आएंगे। घर तक खबर जाती थी, घर में डांट भी पड़ती थी। और तीसरे दिन तारकोल का डिब्बा दे दिया जाता था, जहां 2 बार होया है उनके बोर्ड को पोते आते थे सुबह सुबह जाके। तो तब ये नहीं मालूम था कि हम क्या कर रहे हैं, कहीं पीछे बैठी हुई वो बात थी। पर लिखते लिखते वो हिंदी के ऊपर प्रभाव आया, राजनीतिक वक्तव्यों के सब चीजें समझ में आई, और हिंदी की महत्ता कम होती जब दिखाई देनी शुरू हुई, तो मन में वो जागरण हुआ। और इसके अपने सेवानिवृत्ति के बाद पूरी तरह से साहित्य और हिंदी के लिए, क्योंकि मुझे कोई वैसी आवश्यकता नहीं थी। बैंक में रहते हुए 3-4 ऑफर आए थे रिटायरमेंट के वक्त, वहां कर लो, वहां मैंने कहा यार 10 से 5 की बहुत कर ली, अब बस की नहीं। बच्चे अपने स्थान पे थे, उन्हें मेरे पैसे की जरूरत नहीं, और भगवान की दया से मुझे सरकार ने इतना दे रखा है, मुझे उनके की जरूरत नहीं। तो पैसे की बात नहीं थी, और मुझे बहुत सहयोग परिवार से मिला। मेरी धर्मपत्नी भी हिंदी की एमए है अपने जमाने की, कुछ दिन अध्यापन भी किया था उन्होंने, उसके बाद बच्चों के लिए उन्होंने छोड़ दिया था, तो बच्चों की देखभाल में ज्यादा रत रही वो। तो मुझे परिवार से भी कोई नहीं है, मैं अभी भी कहीं 2-4 दिन चला जाता हूँ तो ठीक है, जा रहे हो, ध्यान रखना, आ गए, अच्छा हुआ। तो मैं पलट के कहा करता हूँ, मैंने कहा आ गए अच्छा हुआ, नहीं आता तो और अच्छा होता। तो माने कहने का मुझे सहयोग बहुत मिला। तो मेरे पास 3-4 दायित्व एक साथ आए, बड़े हिचक के साथ मुझे जी, करने पड़े वो। एक आपने जी, नाम सुना होगा, हिंदी साहित्य का बहुत प्रतिष्ठित नाम है, प्रोफेसर नामवर सिंह। जी, वाह, आचार्य बिल्कुल, रामचंद्र शुक्ल के बाद अगर समालोचना, हिंदी आलोचना का कोई इतिहास का वो है, साहित्य का जी, व्यक्तित्व, तो डॉक्टर नामवर सिंह। नामवर सिंह, जी और हाँ, नामवर सिंह जी से मैं सन 12 में मिला था, और 16 से उनके पास मेरा थोड़े थोड़े समय के बाद उनके पास जाना आना होता रहता था। पर हाँ, वही वाली बात कि वो इतने वरिष्ठ और इतने प्रबुद्ध थे कि गए, थोड़ी देर बैठे, अपनी तो क्या कहनी, उन्हीं की सुन के चले आए।
तो उस निरंतर क्रम में उनके साथ में जुड़ गया था। उन्होंने एक 16 में या 17 में ही एक संस्था बनाई थी, नारायणी साहित्य अकादमी, उन्होंने स्थापित की थी। जी जी। तो जब मैं रिटायर हुआ तो मैं उससे वैसे जुड़ा हुआ था, अनाधिकारिक रूप से रिटायर होने के बाद जुड़ गया उस संस्था से पूरी तरह से। तो मेरे पास उस संस्था के उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता का दायित्व है और राष्ट्रीय समन्वयक हूं मैं उसका। उसी के साथ चलते चलते हिंदी के बारे में कार्य करते, हिंदी के चीजों में लिखता रहता था, मिलता रहता था। तो एक बार 10 जनवरी पे राजघाट पे आयोजन था। उस आयोजन में हमें 3-4 अलग-अलग ग्रुप्स को ये नहीं मालूम था कि हम राजघाट पे आयोजन कर रहे हैं। जैसे आप भी आ गए, मैं भी पहुंच गया, हमें एक दूसरे से कोई तारतम्य नहीं है। वहां पे सारे मिल गए, सारे मिल गए। तो ये संगठन है प्रेरणा हिंदी प्रचारणी सभा। तो त्रिपाठी जी मुझसे बोले, संगम कवि त्रिपाठी हैं जबलपुर में, बोले भाई मैं वहां का देखता हूँ, उत्तर भारत का दायित्व आप संभालो। मैंने कहा भाई साहब आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, कैसे संभालूं? बोले वो जितना जानना था मैंने तो यहाँ जान लिया, आपको जो जानना वो जानते रहना, मेरी तरफ से आप। तो आजकल मैं उसका राष्ट्रीय महासचिव हूँ, प्रेरणा हिंदी प्रचारणी सभा का। और उस चक्र में वर्ष भर चलता रहता हूँ। हर वर्ष 3-4 आयोजन होते हैं। प्रमुख आयोजन 14 सितंबर को होता है। पिछली बार आप भी थे, इंडिया गेट से और राजघाट तक मार्च निकालने का था। बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, पटल पे सार्वजनिक रूप से मैं सब जगह कहता हूँ कि हमारी सरकारों में, जिसमें मैं वर्तमान सरकार को भी दोष दे रहा हूँ, शायद सरकार के लोगों को ना पता हो, लेकिन प्रशासन हिंदी के लिए हमें कोई भी कार्य करने की अनुमतियां देने में हिचकिचाता है। पिछली बार भी नहीं मिली थी, लेकिन हमने अपना कार्य पूरा किया था। 100% में से 80% किया था। आप उसके साक्षी हैं, मानव भाई भी मौजूद थे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और अब की बार 14 सितंबर को जंतर मंतर पे सुबह 10 से 2 मैं लेटर दे आया हूं, मेरे पे लेटर की प्रति है डीसीपी न्यू दिल्ली को। उन्होंने मना नहीं किया है, लेटर ले लिया है, संख्या पूछ ली है, कितने क्या करोगे, कैसे करोगे, सब वार्ता हो गई है, पर अभी रिटन स्वीकृति नहीं है। नहीं मिलेगी कोई बात नहीं, बैठेंगे 10 से 12 बजे तक जंतर मंतर पे बैठेंगे, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करो का घोष लेके। उसके बाद करोल बाग में हमारा एक स्थान है, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के भतीजे हैं डॉक्टर डीपी वाजपेयी, धर्म प्रकाश जी, उनके स्थान पे हम वर्ष में 8-10 साहित्यिक आयोजन करते हैं। तो ये आयोजन उनके स्थान पे होगा। और अभी संभावना बन रही है कि अब की बार बाहर से आने वाली संख्या अभी तक 77 पार कर गई है। लोगों ने 77 लोगों ने टिकट भेज दिए कि हम आ रहे हैं विभिन्न राज्यों से। और अभी 14 तक क्या होगा, तो अगर संभव हुआ तो 14 के साथ साथ 15 को भी आयोजन रखेंगे, साहित्यिक आयोजन। बस ऐसे ही लगा रहता हूँ, जो प्रभु जितना करा लेते हैं उतना कर पाता हूँ। लिखना, पढ़ना, जोड़ना, हिंदी के बारे में बात करना, साहित्य के बारे में, बाकी सब निश्चित रूप से मैं तो 10 ग्राम कर पाता हूँ, आप सब लोग उसे मिलके 25 ग्राम कह देते हो, ये मुझे लाभ हो जाता है। जी, आप ऐसा नहीं, होता क्या है कि आप जो जितने ग्राम कर रहे हैं वो आप पूरा उतना बता नहीं सकते, क्योंकि जब जो व्यक्ति कार्य करता है अपने कार्य को कैसे बता सकता है, अपने कार्य की समीक्षा कैसे कर सकता है, संभव ही नहीं है। तो क्योंकि वहां तो आप देखिए, जब आप बैंक में थे तो बैंक में आपने पूरे दिन काम किया, उस काम में मुश्किल से आपने 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, बड़े अधिकारी बन गए तो 1 घंटे दूसरों को काम देखा, बाकी घंटे अपना कार्य किया। कुछ कर्मचारी आपके 6 बजे चले गए, आप 8 बजे जा रहे हैं, और जरूरत पड़ेगी 10 बजे भी जा रहे हैं। तो आप तो उस स्थिति में अभी भी उसी तरह कार्य कर रहे हैं। तो आपके कार्य की समीक्षा तो कोई नहीं करेगा, लेकिन कार्य को देख तो लोग रहे हैं ना, तो जब देख रहे हैं तो उसे बताएंगे जितना हो रहा है, वो कम ज्यादा कोई नहीं बता सकता आदरणीय, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज उनकी सामने वालों की, ऐसी वस्तु वालों की और अनुकंपा है कि वो मानते हैं कि मैं कुछ कर रहा हूं, बस मैं तो इतना ही जी बस ये, क्योंकि कभी ऐसा उपयोग नहीं, ऐसा तरीका नहीं आया कि वास्तव में अपनी आंखों से किसी के कार्य को उससे अधिक देखा जा सके। भाई व्यक्ति, हम देखने में कुछ कमी कर सकते हैं, अपने कामों में लग जाएंगे, उससे बढ़ा तो नहीं सकते। तो जो देखते हैं वो कहते हैं, प्रयास करते हैं कहने का। अभी आपके पास आने से 10 मिनट पहले ही अच्छी 10 मिनट तक संगम जी से बातचीत हो रही थी, नई व्यवस्थाओं की, कुछ आने वाले लोगों के लिए कुछ थोड़ा बेहतर कुछ करें, तो अभी विचार कर रहे थे हम, लगे रहते हैं उसमें जितना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, कोई संगठन के बाद में और चीज आपको एक चीज और बताऊं, शायद मैंने आपको भेजी नहीं भेजी,
इसके अलावा जी मुझे एक आदरणीय। शौक था, प्राकृतिक चिकित्सा में मेरी दखलंदाजी होती थी शुरू से। जी, जी, तो जी। हाँ, मैं हाँ। एक संगठन चलाता हूँ प्राकृतिक चिकित्सा का, विश्व आरोग्य जी, संवर्धन संस्थान। एलोपैथी वाह! की कोई भी दवाई लिए बिना शरीर जी, के अधिकांश रोगों को ठीक करें। 10 6-7 डॉक्टर्स की मेरे साथ जुड़ी हुई टीम है, उसमें लगा अच्छा, रहता हूँ, बस बहुत सारा दिन बीतता रहता है, मन लगा रहता है, काम होते रहते अरे वाह! हैं। बहुत अभी बढ़िया, बहुत बढ़िया। कल सुबह 8 बजे से 12 बजे तक एक आँखों के परीक्षण का कैंप है, जिसमें वास के अच्छा, साथ, मेरे संगठन के साथ ऑल इंडिया हुँ, इंस्टीट्यूट हुँ। के 8 डॉक्टर्स आ रहे हैं। अरे वो वाह! सारी प्लान करके आज आया था, सुबह वहाँ पे बैठेंगे, वहाँ के लोगों की करीब 400 बहुत लोगों का बढ़िया, चेकअप है उसमें। और उसमें एक बहुत, विशेष बहुत। बात ये है कि जिनको डॉक्टर्स ये कहेंगे उनका ऑपरेशन होना है, वो जी, ऑपरेशन जी। यहाँ से ही कन्फर्म हो गया, उनका ऑपरेशन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में होगा। ये मैंने आपसदारी अच्छा, से व्यवस्था बनाई। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात, अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी और बिल्कुल अरे मानव वाह! सिंह राणा जी ने प्रेम 14 भाई तारीख कन्फर्म नमस्कार। कर दिए। जी, और मानव सिंह राणा जी ने 14 तारीख कन्फर्म कर दी है और मैं तो प्रयास, जैसे आ मेरी आपसे चुकी है। पिछली बार वार्ता हुई थी, मैं प्रयास करूँगा, मैं चूँकि बिल्कुल सच बात है, प्रयास करूँगा, यदि मेरी हेल्थ ने साथ दिया तो मैं अवश्य आऊँगा मैं और ओके भाई। ईश्वर चाहेगा हाँ, तो बता बिल्कुल रहे थे। आऊँगा मैं। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरेंद्र हर्ष जी। हरेंद्र हर्ष जी आपके संगठन से प्रेरणा साहित्य से जुड़े हुए हैं और आप बुलंदशहर के अच्छे साहित्यकार हैं, बुलंदशहर से उपन्यासकार डॉक्टर हैं। हर्ष नमस्कार। हाँ, जी हाँ, हर्ष जी को और नमस्कार। हर्ष जी इस को बार हर्ष जी के से भेंट आयोजन हमारी में हुई थी। हर्ष जी जुड़ गए हैं, तो आपको जानकारी दे दूं, हर्ष जी उस पे लिखेंगे। इस बार के आयोजन में संभवतः जी, नेपाल के प्रतिनिधि भी हमारे आयोजन में उपस्थित रहेंगे। अरे वाह! बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हर्ष जी तो बहुत काफ़ी एनर्जेटिक हैं हर्ष जी और हर्ष जी तो साहित्य में और मैं तो समझता हूँ कि उपयोग नहीं करते सीधे-सीधे, पत्रकारिता में भी आपका अच्छा हाथ है आपका हर्ष जी का और गद्य लेखन बहुत हर्ष अच्छा जी, करते हैं जैसे कि मैं हूँ। हाँ। मानव जी, और वो राणा जी, हर्ष जी चाबी रखते हैं हमारे जैसों की अपने पास, धीरे से घुमा दी और चुप बैठ गए, अब हम भागे फिर रहे हैं। ये भी आवश्यक है, ये काम भी आवश्यक है, तभी जिससे कि प्रेरणा मिलती रहे लोगों को। जब संस्था हिंदी प्रेरणा है, तो निश्चित रूप से प्रेरणा हर्ष जी जी, जैसे लोग प्रेरणा देते हैं, बहुत अच्छा। तो जी, आदरणीय आगे बढ़ते हैं। अब हमें समय करीब 1 घंटा 20 मिनट हो गया है, तो हम बहुत अधिक समय नहीं लेंगे आपका, सिर्फ 10 मिनट और लेंगे आपका। 10 मिनट में 1-2 प्रश्न करेंगे और पहले एक जी। रचना सुनते हैं, फिर 1-2 प्रश्न आपसे करेंगे। एक रचना आपकी अच्छा, सुनते हैं। चलिए। तो अब की बार थोड़ा-सा परिवर्तन कर लूँ? एक गीत रख दूँ अगर अनुमति हो तो? बिल्कुल, सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कुछ ना कुछ सुनने के लिए, तो गीत में तो सभी लोग और प्रसन्न हो जाते हैं। तो देखिए, मैं अपने पते के बारे में बताता हूँ। एक गीत कभी लिखा गया जी, था। जी, लिखे जी, तो ताजे भी कई हैं, लेकिन ये वाला पहले देखें जी, आप। जी, कि जी। मुझे ढूँढिए कहाँ, मुझे मेरे गीतों में ढूँढा करिए। मुझे ढूँढिए कहाँ, मुझे मेरे गीतों में ढूँढा करिए। संभव है कोई पंक्ति बतला दे मेरा पता आपको। संभव है कोई पंक्ति बतला दे मेरा पता आपको। और ढूँढने, समस्या क्या है पता ढूँढने में, वो देखें। मोड़ सैकड़ों है मेरे घर की लंबी लंबी राहों में, मोड़ सैकड़ों है मेरे घर की लंबी लंबी राहों में। तपन तेज है बहुत राह पर खड़े द्रुमों की इन छाओं में। उस पर तेज हवा चलती है धूल भरी हर समय निरंतर। बड़ा कठिन कार्य है। उस पर तेज हवा चलती है धूल भरी हर समय निरंतर। संभव है मुझ तक पहुंचा दे अंधड़ वाली हवा आपको। संभव है मुझ तक पहुंचा दे अंधड़ वाली हवा आपको। संभव है कोई पंक्ति बतला दे मेरा पता आपको। प्रमोद भाई नमस्कार, स्वागत है।
और यहाँ निरंतर काले भूरे घने मेघ बरसा करते हैं। यहाँ निरंतर काले भूरे घने मेघ बरसा करते हैं। सूरज चांद सितारे भूले भटके से चमका करते हैं। कच्ची है पगडंडी फिसलन बहुत कुछ जगह कीचड़ भी है। कच्ची है पगडंडी फिसलन बहुत कुछ जगह कीचड़ भी है। संभव है ले आए मुझ तक बाह पकड़ कर घटा आपको। संभव है ले आए मुझ तक बाह पकड़ कर घटा आपको। संभव है कोई पंक्ति बतला दे मेरा पता आपको। और एक बंद और देखें, लंबा गीत है, जी, खींचेंगे नहीं। स्वागत स्वागत। कि मुझ तक नहीं कोई पहुंचा है इतने सब से गुजर निकल कर। मुझ तक नहीं कोई पहुंचा है इतने सब से गुजर निकल कर। एक दफा बस कोई स्नेही दर तक आकर गिला गिरा फिसल कर। एक दफा बस कोई स्नेही दर तक आकर गिरा फिसल कर। नामुमकिन तो नहीं किसी का मुझसे मिल पाना देखो पर। नामुमकिन तो नहीं किसी का मुझसे मिल पाना देखो। संभव है पर इसकी क्या आवश्यकता है भला आपको। मिलना तो संभव है पर कोई विशेष प्रयोजन तो हो। जी संभव जी, है बिल्कुल पर बिल्कुल। इसकी क्या आवश्यकता है भला आपको। संभव है कोई पंक्ति बतला दे मेरा पता आपको। मुझे ढूंढिए कहाँ मुझे मेरे गीतों में खोजा करिए। बहुत अच्छा आदरणीय, बहुत अच्छा। और मैं अपने साथ में जुड़े हुए सभी साथियों का, वरिष्ठ लोगों का मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभिवादन। आदरणीय प्रमोद मिश्र निर्मल जी, हमारे जैसे आप गीतों के राजा हैं, वो भी गीतों के राजा हैं। प्रमोद निर्मल जी अरे के गीत वो प्रसिद्ध वो हैं, गीतों पसंद के हैं, महाराजा है। आदर वो तो गाते भी क्या बात है, तन्मयता के साथ है। मैं उनकी ये बहुत तारीफ बात। करता हूँ। उनकी उनकी तो प्रमोद गीत की भाई की तो शैली, एक बहुत शैली तारीफ है। है। हाँ, एक शैली है, हाँ, वो शैली उनकी बिल्कुल एक शैली है बहुत अलग विशेष। शैली है। और हाँ, बिल्कुल हाँ। मिस्टर जी हैं, सोहनलाल शर्मा प्रेम जी हैं हमारे साथ में। और उसके अलावा हमारे कुंदन वर्मा जी, कुंदन वर्मा जी हमारे गोरखपुर पूरब से काव्यांजलि करके गोरखपुर से। पटल चलाते हैं, गोरखपुर से। बहुत अच्छे हाँ, साहित्यकार हैं और साहित्य के लिए जुड़े हुए हैं। साहित्य को स्वयं अपने कार्य के साथ साथ लिखते हैं और उसके साथ बहुत लोगों को हिंदी के विकास में बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार कुंदन कुंदन जी। कुंदन से मैं गोरखपुर के 2-3 आयोजनों में गया हूँ, साथ रहे हैं, जी विशेष रूप से जी घर भी साथ रहे हैं। जी जी, हाँ हाँ, बहुत अच्छा व्यक्तित्व है इनका। जी जी। गंगा प्रसाद शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत आभार। लगातार हमारे साथ छोटू सिंह प्रजापत जुड़े हुए हैं सऊदी अरब से, जो कि राजस्थान के डीडवाना से हैं। और हमारे साथ सब दर्पण में सबसे पहले वाले सदस्यों में हैं, पूरा सहयोगी हैं, सऊदी अरब प्रतिनिधि हैं हमारे सब शब्द दर्पण के। और अपना भी इनका आपका पटल है, डीडवाना साहित्य दर्पण। बड़ा हिंदी साहित्य के लिए प्रयास कर रहे हैं काफी, ये भी अपने स्तर पर। इसके अलावा विनीता लवानिया जी लगातार जुड़ी हुई हैं, अरुणा राणा जी जुड़ी हुई हैं, हरेंद्र हर्ष जी मैंने जिक्र किया जुड़े हुए हैं। और पूर्णिमा पांडे जी, आर्यन सिंह जी, विजय लक्ष्मी जी, रमा त्यागी जी, नवनीत शर्मा जी, राव शिवराज पाल सिंह जी, गुलजार सिंह यादव जी, सभी लोगों का बहुत बहुत आभार हमारे साथ रहने के लिए, बहुत उत्साहवर्धन आभार। के लिए, हमारे कार्यक्रम। आदरणीय हम कार्यक्रम के अंतिम समय में चल रहे हैं। निश्चित रूप समापन हमारा 5 या हाँ, 7 मिनट बाद होगा। तो बिल्कुल। हमारे जो नए रचनाकारों को क्या संदेश देना चाहते हैं, एक संदेश दें नए रचनाकारों के, जिससे कि उनका मार्गदर्शन हो सके और वो भी आपकी तरह से हिंदी के सहयोग कर सकें और अपना लेखन को करें और हिंदी के आंदोलन में भी सहयोग कर सकें। कोई रास्ता, कोई तरीका, सलाह आपसे मिले उनको। देखिए, मैं हमेशा मंचों पे भी मुझे वक्तव्य में कहने को मिलता है, वही दोहराऊंगा कि सबसे पहली बात तो जो वर्तमान के अधिकांश लेखक गण हैं, मेरे शब्दों को आलोचना न लें, सुझाव लें। जी जी अधिकांश लेखक गण सिर्फ लिख रहे हैं। सिर्फ लिख रहे हैं से कहने का तात्पर्य मेरा ये है
कि वो शब्दावली को विस्तृत नहीं कर रहे, व्याकरण न सही लेकिन फिर भी भाषा को परिमार्जित नहीं कर रहे और लिख रहे, जी उसको थोड़ा सा वो परिवर्तित करें अपने तरीके को। और बहुत से लोग हैं, मैं स्वयं ये ऑफर करता हूं कि अगर किसी को कोई चीज ऐसी लगती है मुझसे पूछना चाहे, मैं लोगों को बताता हूं, कई बार लिख के भी परिमार्जित करके देता हूं। लेकिन मेरा कहना यह है, अपनी शब्दावली बढ़ाएं, शब्दों के स्थान, उपयुक्त स्थान प्रयोग को की सार्थकता को देखें, ऐसा नहीं कुछ भी कहीं भी लिख दें। और ये बात मस्तिष्क से निकाल दें जो आजकल बहुत ज्यादा सुनाई आती है, मुझे लोग जवाब दे देते हैं। कुछ लोगों ने तो मुझे यहाँ तक भी कह दिया, ओ तुम क्या बहुत बड़े वो लग रहे हो, नीरज लगे हुए हो, जो समझो, मैं अब शब्द नहीं बोलूंगा, जी जी हाँ जी वो जी भी हाँ, सुनना नहीं पड़ता नहीं है, सही बात टोकने के बदले में जी सुनना जी पड़ता है। अब जी मैं जी ऐसे बिल्कुल व्यक्ति बिल्कुल के सानिध्य में रहा हूँ, प्रोफेसर नामवर सिंह के, कि मुझे कहने में हिचक नहीं होती, ठीक है सामने वाला बुरा कहेगा, चला जाएगा। जी मेरा कहने का तात्पर्य यह है, आदरणीय निराला जी का नाम लेके छंदहीनता और अतुकांत कविता का अपमान आजकल लोग करने लगे। हम अगर कविता लिखते हैं, कविता की विशेषता है कि उसमें गेयता होनी चाहिए, और निराला जी की विशेषता ये थी कि उन्होंने जितना भी छंदहीन अतुकांत लिखा है, उसकी गेयता में गे कहीं है, कमी नहीं है। मैंने खुला चैलेंज हाँ गे, किया हुआ है कि बिल्कुल कोई पूरा दो गे है, उनकी पूरा गे ऐसी है, कविताएं ला दीजिए जिसमें गेयता ना हो, मैं अपने शब्दों को बिल्कुल कहना गेयता बंद कर है, दूं। बिल्कुल गेयता है, तो बिल्कुल गेयता है उनके। पद्य को पद्य रहने दें और तब लिखें, उसके लिए प्रयास करें, शब्दों का चयन करें, शब्दावली बढ़ाएं, दूसरों को पढ़ें, गुने नहीं, क्योंकि जितना पढ़ेंगे उतने नए नए शब्द मिलते हैं, जी शब्द आपको मिलेंगे, आपको उनका प्रयोग आएगा। यही बात मैं गजलों के क्षेत्र में भी कहता हूं कि आप अपने शब्द को कहां प्रयोग कर रहे हैं, उसका तात्पर्य। मैं अभी उदाहरण नाम लेके नहीं दूंगा, लेकिन एक 30 सेकंड ले रहा हूं। मेरे पास एक जी गजल आई, स्वागत जी उसमें एक समीप पास रहने के लिए एक शब्द लिखा हुआ है, मैं वो भी नहीं इस समय बोलूंगा नहीं। जी 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 मैंने ये कहा, मैंने कहा इस शब्द को हटा के आप दूसरा शब्द लिख लो, और वो गजल जी लिखी हुई किसी महिला की थी। हाँ जी सामीप्य के लिए उर्दू का शब्द लिखा हुआ है। अब उर्दू भाषा की अगर आपको जानकारी हो, मतलब आपको माने आपको नहीं कह रहा, मतलब अगर किसी को जानकारी है, तो उर्दू भाषा में वो शब्द सामीप्य के लिए उस स्थिति में प्रयोग होता है जब आप देसी भाषा में कहूं तो प्रथम मिलन की रात्रि को किसी के साथ साथ बैठे हैं। ओह हाँ अब उस शब्द जी को आप सामान्य में रख देंगे, तो जिन्हें नहीं हाँ पता उनका तो सही है, जिन्हें पता है हाँ उनके लिए शेर बेमतलब हो जाएगा। बेमतलब हो जाएगा बिल्कुल। तो मेरा कहना और कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही मैं कहना चाहूंगा, और केवल कह नहीं रहा हूं, मैं तो प्रमोद भाई को भी कहता हूं सभी साथ के लोगों को, कोई आ जाए तो उसे भाई बता दो, समझा दो, एक आदमी सही लिख लेगा तो हमें कुछ हमारा बस बस ये कंट्रीब्यूशन है, कहलाएगा। हम अपना नाम नहीं लेंगे बिल्कुल लेकिन बिल्कुल वो सुधरेगा। बिल्कुल 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 तो हाँ माने कहने का कि वो लेखन को परिमार्जित करने का प्रयास करें। हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, मैं तो तत्पर हूं, जब चाहें तब। यही सबसे अच्छी बात है, और तो क्या संदेश है, बाकी जी तो भाव से आते हैं। कई जी बार आप पेन लेके, मेरे साथ तो ये होता है, मैं पेन लेके 4-4 घंटे बैठा रहता हूँ, एक पंक्ति बन जाती है, दूसरी नहीं बनती। और नहीं बन कई पाते, बार नहीं बन स्कूटर पे पाते, चल रहा होता हूँ, तो मुझे रोक रोक के लिखनी पड़ती है, स्कूटर पे यहां से वहां जाने में 25 मिनट में गजल बन जाती है। वो सब माँ बिल्कुल शारदे की बिल्कुल कृपा है। जब प्रवाह देना होता है तो देवी देती है, वरना आप कितने घोड़े खोल लो, लिखा नहीं जाता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बस वही, तो ये बस सब लोग अपना ले, मन भाव सही को सब संतुलित बिल्कुल रखें। और एक बात जी और कहूंगा, ये जो आजकल जी एक आदत पड़ी है सत्य को सत्य लिखने की, हम साहित्यकार हैं, सत्य को सत्य लिखना हमारा धर्म है, लेकिन अगर सत्य लिखने के लिए हमें विद्रूपता का प्रयोग करना पड़ गया, शब्दों की विद्रूप भाषा को हमें प्रयोग करना पड़ गया, तो हम साहित्यकार नहीं, पीत पत्रकार हैं।
हमें बिल्कुल उस बिल्कुल बात सही को कह रहे हैं। कहने के लिए साहित्यिक शब्दावली प्रयोग करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हमें बिल्कुल, अपनी बहुत कविता अच्छी में बात, बहुत बलात्कार अच्छी बात। शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसकी जगह हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं, उनका प्रयोग करके घटनाओं की तीव्रता को हम संदेश दे सकते हैं। ये जी जी मेरा ऐसा मानना है। बहुत जी जी, सारे नहीं ऐसी बिल्कुल बातें अच्छी हैं, बात है। लोग बोले जी हम तो सच लिख रहे हैं। अब सच में आप गंदा शब्द प्रयोग कर रहे हो, वो बुरी बात है। यही दो बातें मैं जी कहना जी, चाहूंगा। हाँ साहित्य की समृद्धि बिल्कुल। तो देखिए, आज हम जिन्हें सम्मान दे रहे हैं, उनके बाद दे रहे हैं। हम सब लोग साहित्यकार हैं, लेकिन हम वास्तव में साहित्यकार हैं ये पता तो हमारी तीसरी पीढ़ी को लगेगा, जब उस जमाने में कोई कहेगा कि प्रबल जी बहुत बढ़िया साहित्यकार थे, बहुत अच्छा लिखते थे। सही बात, आप बिल्कुल कह रहे हैं कि शब्दों का उपयोग तो बिल्कुल है। आप देखिए थोड़ा पहले जाते हैं, हालांकि जब सब विवादास्पद शब्दों की बात आई है तो जैसे कि हम लोगों के समय से पहले मंटो सबसे अधिक पढ़े जाने वाला उपन्यासकार था, कहानीकार था। लेकिन आज मंटो जी, कितना लोग पढ़ते हैं? आज कितना पढ़ते हैं? बहुत कम लोग पढ़ते हैं मंटो को महान साहित्यकार, लेकिन उस वक्त सबसे ज्यादा पढ़ा जाता था। ओम प्रकाश शर्मा हमारे के जो पहले नॉवेल के की लोग थे, तरह हाँ था। हाँ बिल्कुल वही था, बिल्कुल। ओम प्रकाश शर्मा जी का तो कम से कम ये था कि उसको हम उनके पात्रों की कल्पना कर सकते थे कि सभ्य समाज से आए हैं। मंटो के जो पात्र थे वो तो सभ्य समाज से भी नहीं आते थे, सभ्य लेकिन समाज लोग से भी दीवाने नहीं। थे उसके। लेकिन एक समय होता है, एक ऐसे ऐसे लेखन का एक समय होता है। कोई आपकी रचना 1 महीने चलेगी, कोई 1 साल चलेगी, कोई 6 महीने चलेगी, लेकिन आप अगर शब्दों का सही उनकी उपयोग करेंगे तो वो वही घटना की रचना बाद में पढ़ी जाएगी, निश्चित रूप से। बहुत अच्छी बात उनमें है, बिल्कुल। स्थायित्व नहीं होता, उनमें स्थायित्व जी नहीं जी, होता। हाँ हाँ, जी जी ओम प्रकाश बिल्कुल शर्मा बिल्कुल, जी का बहुत अच्छी नाम बात मुझे है। इसलिए याद आ गया, ओम प्रकाश शर्मा जी जी मेरे पड़ोसी थे मेरे। हाँ, सड़क मेरठ के के ओम प्रकाश इधर शर्मा मेरा जी। मकान था, सड़क के उधर उनका मकान था। हम उन्हें भी जी जी, ताऊ जी हाँ कहा हाँ करते हाँ, थे, बहुत बड़े जी थे। जी जी, हाँ हाँ हाँ, बहुत मस्त। बिल्कुल सही आ गया, बिल्कुल सही होता है कि जब आप वार्ता करते हैं तो कोई ना कोई आप रेफरेंस आना आवश्यक है। और वो आ रेफरेंस इसलिए जाए नहीं कि हम उस व्यक्ति की सीधी आलोचना कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि उस व्यक्ति ने अगर कुछ और किया होता कितना अच्छा कर पाता। और बढ़िया। तो उस, हाँ बस, अगर मंटो जितना बड़ा साहित्यकार था, अगर शब्दों का अच्छा उपयोग किया था होता, आज खुश होकर कितना पढ़ते उसको, मंटो को हम। निश्चित लेकिन रूप शब्दों से, का ऐसा निश्चित उपयोग रूप किया, वो पारिवारिक नहीं रहे, कहानियां पारिवारिक नहीं हुई, आगे नहीं बढ़ पाई। भारत के जनमानस में उस वक्त के युवाओं ने पसंद की, लेकिन अब उन्हें हम पसंद नहीं कर वो सकते, सीधी सी बात है। वो भारत क्या जहाँ पे जिसकी जो भाषा है वहां के लोगों को भी उतनी पसंद नहीं है, आज रिजेक्टेड है। नहीं 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 है, नहीं है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सच बोल रहे हैं, बिल्कुल सच बोल रहे हैं। तो और बस आगे बहुत मैं अच्छी बात, समझता संदेश हूँ। मिला है, संदेश को हम, हाँ बस समय पूरा हो रहा है, बस अब 2 प्रश्न आपसे केवल, हाँ छोटे छोटे प्रश्न। हाँ, नहीं पहले तो बिल्कुल एक सही प्रश्न है। यह है कि पिताजी और माताजी दोनों के आप नजदीक रहे, फिर भी दोनों में से किसके अधिक नजदीक रहे, उसका क्या कारण था? देखिए, नजदीक तो माताजी के ज्यादा रहे, क्योंकि हमारा वो समय था जी जिसमें पिताजी का अनुशासन शक्त होता था। उनके पास तो जी बस केवल उतना ही नजदीक हो पाते थे। लेकिन सानिध्य मुझे प्रभु की दया से, मेरे पिताजी अभी भी जीवित हैं, 96 साल की आयु है उनकी। मैं उन खुश नसीबों में से हूँ जो अब भी छोटे वाले भाई के पास हैं आजकल वो, अब भी मिलते हैं, मैं पैर छू पाता हूँ। और मेरी माँ भी अभी 3 साल पहले जीवन यात्रा पूर्ण करके गई हैं, तो बहुत लंबे समय तक। लेकिन जो वो आपने प्रश्न किया, उसका एक शब्द में उत्तर है कि माँ के ज़्यादा नज़दीक थे। पिताजी का अनुशासन बहुत सख्त था, तो जी जी अनुशासनबद्ध तरीके से ही उनके नज़दीक थे, जी उससे जी। ज़्यादा नहीं हो पाए। और एक और ये है। प्रश्न कि जब जी, बाल्यावस्था में सभी बच्चे होते हैं और सभी अच्छा पढ़ते हैं, आप पढ़ने में मेधावी थे, और घर परिवार की स्थिति से जैसे कि आप आगे बढ़े, माताजी की आज्ञाकारी थी, माताजी के, फिर भी जैसे आजकल होता है, शब्द प्रैंक होता है, पहले हंसी मजाक शब्द यूज कर देते थे, कभी शब्द चीटिंग यूज कर देते थे, कहीं बोले कि चालाकी कर दी। इस तरह से कोई घटना जब बच्चों में खेल खेल में कहीं, यानी कि टीनेजर्स तक जो है, ऐसी कोई घटना सुनाए जिसको कि लगे कि आपके अंदर भी बच्चा जिंदा था और आज भी जिंदा है, उस कहानी को आप सुना सकते हैं, तो ऐसी कोई बात छोटे शब्दों में बताएं तो। छुट्टियों छुट्टियों के दिनों में बड़ों की बातों की अवमानना करना। जी जैसे सच बात है। जैसे गाँव जाते थे,
हसनपुर नंसाल है मेरी गजरौला के पास, वहां जाते थे। जी जी या जी जयपुर के पास एक शिवराज जी होंगे तो उन्हें पता होगा, नीम का थाना एक जगह है, वहाँ एक भाई साहब थे, उनके यहाँ जाते थे। तो जी। दोपहर में सब लोग सो जाते थे और हमें सुला दिया जाता था खाने वाने के बाद। हम्म तेज गर्मियों के हम्म। जमाने होते थे, लू के जमाने, और हम 2-3 जने होते थे ताऊ चाचाओं के भाई, तो हम सो जाते थे। हम्म और जब ये लोग हम्म। खर्राटे लेते थे तो उठ के निकल जाते थे। जी। राजस्थान में होते थे तो बेरी तोड़ के लाते थे, कांटे की बेरी होती थी, कहीं से कमीज फट, शर्ट फट गई, कहीं अपने लग गई खुरेच, या अब वो जब लौट के आते थे तब तक ये लोग जगे होते थे, कितनी भी जल्दी करो। तो ठुकाई पिटाई भी होती थी, डांट भी होती थी, लेकिन उसका ये जी जी। प्रभाव कभी नहीं हुआ कि आज पे डांट पड़ी तो कल नहीं गई। हम्म। बाकी जी जी इससे ज्यादा कभी नहीं हुआ। कभी जी जरूरत नहीं पड़ी, ऐसी जी अनुशासनबद्धता थी कि जी ज्यादा नहीं कर पाई। या पिताजी की साइकिल, उनकी आंख बचा के ले जाना हमारा काम था। हमारे जमाने में जी जी हमारे जी पास तो होती नहीं थी, जी पैदल जी जी। जाना, हाँ पैदल आना। पिताजी, हाँ बस हाँ। किसी दिन मौका तो जो लगता भी। था तो पिताजी की साइकिल ले जाते थे चाबी उठा के। जी और जी ऐसे जी। ऐसा कुछ प्रभु का नियम था कि जिस दिन हम साइकिल लेके जाएंगे उस दिन वो पंचर जरूर हो। तो फिर अपने आप तो, तोहमत लग जाती थी फिर। तो कुटाई कुटाई होनी पक्की है। बिल्कुल बिल्कुल। आदरणीय, अच्छी बातें सुनने और को मिली। और हाँ बस। वो आज हाँ भी है, वो आज भी है। जी। जरा सा कोई काम ऐसा करें कि ये सोचें चलो आके बता देंगे, तो कोई ना कोई पंगा हो जाता है घर में आके, वो प्रश्न इतना बड़ा खड़ा सामने में। तो ये अच्छा, ये मैं ईश्वर तो कहीं ना बाजार कहीं, दूध लेने मैं नहीं तो जाऊं कहूंगा। तो कह के जाता हूँ कि बाजार जा रहा हूँ। नहीं, वैसे भी क्या आदरणीय, ये ईश्वर की बड़ी कृपा है कि हमें किसी न किसी प्रकार के अंकुश में ईश्वर ने रखा है। बहुत अच्छी बात है ये। वो अंकुश बहुत आवश्यक है आप हमारी जीवन यात्रा के लिए, किसी न किसी रूप में। मैं अंकुश से हल्का शब्द कहूंगा, अनुशासन में रखा है, जिसका जीवन को हाँ हाँ, आज ये भी भी। लाभ हो, आज जी भी जी हाँ, लाभ हो। बिल्कुल बिल्कुल अपने बिल्कुल बिल्कुल, आज सच के बात है। क्रियाकलापों में, संगठन के क्रियाकलापों में भी उस जी जी मानसिकता का, उस परिवेश का जी हमें जी लाभ मिल रहा है और हम जी जी काम हाँ। कर पा रहे जी जी। तो आदरणीय, बहुत समय हुआ, मैं फिर आपसे क्षमा चाहूंगा। बस एक रचना सुनाएं और सब दर्पण साहित्य समूह के जो दर्शक हैं उनको एक संदेश और एक रचना, उसके पश्चात हम समापन करेंगे। आपसे और कोई प्रश्न नहीं करेंगे। प्रश्न हमारे मन में बहुत बाकी रह गए हैं, उसके लिए हम समय आपसे दोबारा लेंगे। और जो 14 सितंबर के हैं। कार्यक्रम के बाद में आपसे एक दिन समय लेंगे, उस जी, कार्यक्रम के बारे में बात करेंगे, कुछ और बातें करेंगे फिर हम। चलिए ठीक है, एक बार फिर मिलेंगे। और शब्द शब्द दर्पण के लिए तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, बहुत अच्छे से, मैं तो बहुत दिनों से अब देख रहा हूँ, बहुत अच्छे से साहित्यिक धारा के प्रवाह को बनाए हुए हैं मानव भाई। अभी बीच में पिछले कुछ दिनों शायद उनका स्वास्थ्य सही नहीं था, जी जी तो हाँ, स्वास्थ्य ठीक उसमें, नहीं था, अभी लेकिन उसमें सुधार भी हो रहा है अभी। व्यवधान नहीं आया। प्रवाह की जी गति जरूर मंद थी पर व्यवधान नहीं आया, आप संभाले जी रहे जी और जी कार्रवाई सारी चलती रही। तो ये बहुत जी अच्छा सा एक प्रवाह बना हुआ है और मैं कहूंगा यही प्रवाह बना रहे। और हम जी। जैसे छोटे-मोटे लोगों को भी मानव भाई से कहूंगा, अरे आदरणीय, जो दूर बैठे हैं, उन्हें भी अपने साथ जोड़ के कभी-कभार साथ रखने का प्रयास किया करें, तो आदरणीय, अच्छा आपका लगेगा। आशीर्वाद और लगातार लेते हैं। लगातार आशीर्वाद आपका लेना है और नहीं, आपका आशीर्वाद मिलता है हमें। मानव हमारे मानव बड़ा भाई का ये संबल तो है। मैं कहता हूँ कि आपका संबल हमेशा मिलता है हमको। आपने आपने रचना की बात कही, समय देख लीजिए, जी बाकी लोग नाराज ना हो। जी एक रचना ये जी जी एकदम ताजी है, पता जी नहीं जी, कैसे स्वागत। विचार आया, इन इसके शब्दों को आप देखें। जी स्वागत। जीवन के इस चक्रव्यूह में 7 नहीं अनगिन द्वारे हैं। लंबी रचना लिखी गई लेकिन मैं 2 पद रख रहा हूं आपके सामने। जी जीवन स्वागत के आपका। इस चक्रव्यूह में 7 नहीं अनगिन द्वारे हैं। अर्जुन कोई बिरला होगा, अभिमन्यु ही हम सारे हैं। जीवन के इस चक्रव्यूह में 7 नहीं अनगिन द्वारे हैं। अर्जुन कोई बिरला होगा, अभिमन्यु ही हम सारे हैं। और पग पग पर कोई, बंद देखें, कि पग पग पर कोई कौरव है, देता हुआ चुनौती खुलकर।
पग पग पर कोई कौरव है देता हुआ चुनौती खुलकर, कर्ण द्रोण सब खड़े हुए हैं छद्म धर्म की ओढ़े चादर। कर्ण द्रोण सब खड़े हुए हैं छद्म धर्म की ओढ़े चादर। और इस चक्रव्यूह में बस प्रवेश ही नियति नियत है। चक्रव्यूह में घुसना ही हमारे हाथ का बस का है। बस प्रवेश ही नियति नियत है, कोई नहीं हल पास हमारे। बस प्रवेश ही नियति नियत है, कोई नहीं हल पास हमारे। अर्जुन कोई बिरला होगा, अभिमन्यु ही है हम सारे। और देखें कि हम मानव हैं कठपुतली हैं, पट के पीछे संचालक है। डोर हमारी किसी और के पास है। हम मानव हैं कठपुतली हैं, पट के पीछे संचालक है। जीवन कल कल बहती सरिता, वेग नियंता प्रतिपालक है। जीवन कल कल बहती सरिता, वेग नियंता प्रतिपालक है। पथ निश्चित परिणाम भी निश्चित। जीवन के साथ ये विशेष बात है, हम कुछ भी सोचें कि पथ निश्चित परिणाम भी निश्चित, हम तो सतत प्रवाहित धारे। उसी राह चलना है, समुद्र में ही गिरना है। पथ निश्चित परिणाम भी निश्चित, हम तो सतत प्रवाहित धारे। अर्जुन कोई बिरला होगा, अभिमन्यु ही है हम सारे। और 4 लाइनें इसकी और हैं वो कि यह संसार मात्र मृग तृष्णा, यह संसार मार्ग मात्र मृग तृष्णा, भ्रमित दौड़ता रहता मन मृग। यह संसार मात्र मृग तृष्णा, भ्रमित दौड़ता रहता मृग मन। और सत्य नहीं परिलक्षित होता, जागृत ना हो जब तक मन दृग। सत्य नहीं परिलक्षित होता, जागृत ना हो जब तक मन दृग। तो रवि शशि का समुचित प्रकाश है, जीवन में कमी नहीं है। रवि शशि का समुचित प्रकाश है, पर हमको घेरे अंधियारे। रवि शशि का समुचित प्रकाश है, पर हमको मानसिक रूप से, व्यावहारिक रूप से पता नहीं किन अंधेरों में, पर हमको घेरे अंधियारे। अर्जुन कोई बिरला होगा, अभिमन्यु ही है हम सारे। जीवन के इस चक्रव्यूह में 7 नहीं अनगिन है द्वारे, जीवन के इस चक्रव्यूह में। बहुत अच्छा संदेश इस रचना में आपका। जैसे कि इतने बड़े युद्ध की सबसे जो एक दुर्दांत घटना थी, और उसको आपने सामान्य जीवन के साथ जोड़कर बहुत अच्छी रचना थी, बहुत अच्छी रचना लिखी, अद्भुत रचना। और मैं समझता हूँ इसको इस रूप में लोग लें कि जैसे आपने बताया कि अनगिनत द्वारे हैं, घोषणा है, नियति हमारी घोषणा का नियत है। अरे रुको, हाँ, ये हमारा घोषणा नियति है, और बाकी कैसे उसमें से हम पार पड़ेंगे, कैसे क्या करेंगे। अभिमन्यु, बहुत सारे अभिमन्यु हैं, अर्जुन बिरले हैं, तो हमें अर्जुन बनने का प्रयास करना चाहिए। चक्रव्यूह में जाना अवश्य है, बिना जाए काम नहीं चलेगा, और जाना इसे तो जितना पॉजिटिव ले सके, निश्चित है, अवश्य। बस अपनी योग्यता और अपनी कर्मठता और अपने विशेषताओं के साथ जितनी देर रुक सके, जितना लंबा चल सके वो चले। जी, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। और इससे, आपके इस रचना के माध्यम से मैं और संदेश देना चाहता हूँ सभी को, और मैं प्रणाम करना चाहता हूँ सभी लोगों को कि आपके जीवन के चक्रव्यूह में जो लोग आपके साथ रहे हैं, वो सभी, अधिकांश उनमें से सभी, मैं चाहता हूँ पांडव हों, पांडव दल के लोग हों, शायद कौरव ना हो। अगर उनमें भी कौरव भी कोई हो तो वो सहृदयता का प्रयोग करे। आदरणीय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी आपके साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, और वो चक्रव्यूह आपके लिए एक ऐसा चक्रव्यूह साबित हो, उस चक्रव्यूह से आप एक अच्छी दिशा की ओर बढ़ें और एक प्रकाश की किरण फैलाएं। मेरी ये कामना आपके लिए है। और एक बात और, आपने जितने अपने साथ में जितने भी साथियों का जिक्र किया, जो यदि उनमें से दिवंगत हैं तो उनको मेरी श्रद्धांजलि, और जो अभी साथ में हैं, आपके कुछ रिश्तेदारों का जिक्र किया, कुछ आपके मित्रों का जिक्र किया, सभी को मेरा प्रणाम और ये धन्यवाद कि उन सभी लोगों ने आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल निभाया। तो आज हम और आप बात कर रहे हैं, चर्चा हिंदी की कर पा रहे हैं,
साहित्यिकी कर पा रहे हैं और जीवन के कई सारे क्षेत्रों की चर्चा कर पा रहे हैं। सभी को बहुत-बहुत आभार। आपकी तरफ से तो आभार निश्चित रूप से होगा, मेरी तरफ से भी सभी को आभार। और एक बार आभार मैं अपने साथियों को प्रकट करता हूँ, 2 मिनट का समय और लेता हूँ। आदरणीय आर्यन सिंह जी हमारे साथ रहे, प्रीता लवानिया जी रहीं, विजयलक्ष्मी जी रहीं, अरुणा राणा जी रहीं, रमा त्यागी जी, मानव सिंह राणा जी, नवनीत शर्मा जी, राव शिवराज पाल सिंह जी, गुलजार सिंह यादव जी, पूर्णिमा पांडेय जी, छोटू सिंह प्रजापत जी, हरेंद्र हर्ष जी, सोहनलाल शर्मा जी, कुंदन वर्मा जी, आदरणीय प्रमोद मिश्र निर्मल जी, राजेश चतुर्वेदी जी, आप दुबई में रहते हैं, मथुरा से हमारे अच्छे मित्र हैं और वहां से साहित्य की सेवा कर रहे हैं, गंगा प्रसाद शुक्ला जी, सभी का बहुत बहुत आभार। एक हमारे साथ गुलजार सिंह यादव जी, जिनका नाम नहीं बोल पाया, क्षमा चाहता हूँ। और यदि किसी साथी का नाम नहीं बोल पा रहा हूं तो कार्यक्रम के पश्चात हम आपका अभिवादन, आपका धन्यवाद करेंगे। और आदरणीय सबसे अधिक धन्यवाद आपका, जो आपने इतना समय दिया। और बस शब्द नहीं है धन्यवाद के लिए, सभी का धन्यवाद के आगे आभार, शब्द नहीं बोल पाऊंगा। बहुत विशेष आभार। रूप से पटल के समक्ष उपस्थित उन सभी का आभार जिनकी उपस्थिति से हमारी सार्थकता बनती है, उन सबको आभार। और आपका धन्यवाद कि आपने कम से कम मुझे सामने लाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया। मानव भाई का इसलिए आभार कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया, वरना आप 10-5 लोग जानने लगेंगे, वरना लोगों की जानकारियां कम थी मेरे बारे में। आदरणीय तो आपका लेखन, आपका जीवन सब जानते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ बातें रहस्यघातित हों और उन बातों से लोगों को और भी प्रेरणा मिले, अधिक मिले। तो अगर ये छोटा सा कार्य में अगर कुछ 100% आपके बारे में जानते हैं तो उसमें 2-4% मेरा भी योगदान हो जाएगा। इसके लिए आपने अगर मुझे धन्यवाद दिया तो मुझे आपके आदेश के रूप में स्वीकार है, मैं आगे करता रहूं। तो प्रणाम आपको और सभी साथियों को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय हिंदी भाषा, जय हिंदी। अच्छा ले चलते हैं, चलो।